बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मैराथन है ये एडवांस मैथमेटिक्स का मैराथन है एंड स्पेशली रिलेट करता है बेरिया को और एयर को, क्योंकि बेरिया और एयर का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड जितने भी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, जिसमें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बल्कि CS, IT, AI, डाटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी एंड बाकी जितने भी प्रोग्राम्स बेरिया एंड एयर ऑफर करते हैं कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके जो पेपर के अंदर आपके पास 30% का जो पोर्शन एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको विद इन 30-40 सेकेंड्स एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें से जो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं उनमें से चैप्टर्स आपने कवर कौन कौन से करने हैं। तो याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने कवर अप करने हैं उन चैप्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले वो ये है, जो जो टॉपिक आपने देखना है वो ट्रिग्नोमेट्री देखनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स होता है। देखिए, अलजबरा को मैंने थॉरली क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में कवर करवाया हुआ है, सो मैं अलजबरा को एडवांस मैथमेटिक्स में नहीं ऐड करूंगा, बट फंक्शंस या डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स पे जाने से पहले यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ अलजबरा। अलजबरा की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड। तो मैंने लेक्चर्स के लिंक टैग किए हैं, वो उसको चेक कर सकते हैं। फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं आपके पास। ठीक है, फंक्शंस में आपने लिमिट्स को भी कवर अप करना है। डेरिवेटिव्स होते हैं, इंटीग्रल्स होते हैं, और उसके साथ जो है आपके पास, आप याद रखिएगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री के साथ साथ आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेट करते हैं टू, जो मैं आपको बता दूं कि बहुत एक दो क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आ सकते हैं। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देर कैन बी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन एंड देर कैन नॉट बी एनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इस मैराथन का करने से इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का 100% आइडिया हो जाएगा कि पेपर्स के अंदर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी क्या है। तो जो क्योंकि जो क्वेश्चन है सारे के सारे दे आर टोटली बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बेरिया का जो एंट्रेंस टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एंड जो एयर का एंट्रेंस टेस्ट है उसके थॉरली उससे रिलेट करते हैं। प्लस इसमें बहुत से क्वेश्चंस इस मैराथन के अंदर, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये कहना चाहिए कि जो पास्ट पेपर्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हुए हैं 2024 के फॉल एंड स्प्रिंग सेशन के अंदर एंड 2025 के स्प्रिंग सेशन के अंदर डेडिकेटेडली उनको ऐड करने की कोशिश की गई है। एंड दोज क्वेश्चंस आई हैव गैदर्ड दोज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड अपेयर इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंड स्टूडेंट दे स्टार्ट डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, जिससे को आप इस से डिवाइड करना शुरू कर दें। इसके बजाय द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट इट कि आप क्या करोगे कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर लो। रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या कहता है कि x-1 की मैं यहाँ से अगर वैल्यू x की फाइंड आउट करता हूँ, सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। मैं इस 1 को इसमें इंसर्ट कर लूंगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। इस पोलिनोमियल में जब मैं p(1) चेक करूंगा, सो 1 का क्यूब आ जाएगा, +4 × 1 का स्केयर आ जाएगा, -2 × 1 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, 1 +4 -2 +5. So this is 10 -2. So 10 minus 2 is 8. So this is 10 -2 and 10 -2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास +8 आ जाएगी। राइट जी। 10 - 2 की वैल्यू जो है वो +8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड है, आपने चेक आउट करना है और आपने चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वेदर इट इज इवन और इट इज ऑड। टू चेक आउट अ फंक्शन वेदर इट इज इवन और ऑड, आप अगर फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हैं एंड अगेन वो एफ ऑफ एक्स बन जाता है, सो इन दैट सिचुएशन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर मैं ऑड की कंडीशन की बात करूं, तो जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे, सो माइनस के साइन को रिटेन करेगा एंड होल फंक्शन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन टू चेक आउट के फंक्शन आपका ऑड है। अगर ये दोनों सिचुएशंस फुलफिल नहीं हो रही तो रिमेंबर द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। So what I will do here is I have this function which is f of x is equals to x का क्यूब माइनस x है। फंक्शन को और चेक करने के लिए मैं इसमें x की जगह पे माइनस एक्स को प्लग इन करूंगा, माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज माइनस, ये वाला तो माइनस इस पोलिनोमियल के अंदर इस फंक्शन के अंदर गिवन है एंड अगेन माइनस एक्स आ जाएगा। सो वी नो डैट जब भी नेगेटिव नंबर की ऑड पावर होती है तो नेगेटिव साइन को रिटेन रखता है। तो दिस विल बिकम माइनस एक्स का क्यूब, माइनस माइनस इज प्लस एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, सो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब एंड दिस प्लस एक्स विल अगेन बिकम माइनस एक्स। अगर मैं इसको देखूं
तो दिस इज नाउ अगेन द फंक्शन, इफ आई लुक इनटू इट, सो दिस इज द फंक्शन। सो ये सारी सारी टर्म फंक्शन बन गई है। सो ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो रिमेंबर इन दिस सिचुएशन दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो दिस गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है, यहाँ पे टाइप हुआ है, ये सिंगल प्लस है, याद रखिएगा, डबल प्लस नहीं है। दो दफा प्लस का साइन टाइप हो गया अनफॉर्चुनेटली मेरे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन, मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, 2x² माइनस 3x+1। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू बता दो। सो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आपका जो स्प्रिंग 2025 का भी रिसेंटली बेरिया का इंटरेस्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर भी इंक्लूडेड था। सो एफ ऑफ थ्री मैं फाइंड आउट करूंगा। what I will do here is I will be plugging in the value of 3. So minus 3 into 3 plus 1 आ जाएगा आपके पास। So this is 2. 3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर is 9, and this is also minus 9 plus 1. So this is 18 plus 1 minus 9. So the value will be 10. So f of 3 plug in करने पे इस polynomial में जो value है वो 10 आ रही है. So option A here is the right choice. So now again you are given a function, and that function की जो value है that is given as g of x as x square plus 2x minus 1, and you are asked कि आपने वैल्यू बतानी है g of 1 plus x की। सो मैं g of x के अंदर x की जगह पे 1 plus x प्लेस करूंगा, x को मैं 1 plus x से रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस इज x square plus 2x minus 1. So finding out the value of g of 1 plus x. So g of 1 plus x will be 1 plus x का whole square plus 2 into 1 plus x minus 1. So I'll open up the bracket simply. So this will become a square plus b square plus 2ab. And then again I'll be opening up this bracket, 2 into 2x minus 1 आ जाएगा. So minus 1 plus 1 will get cancelled, and you will be left with x square. 2x and 2x will add up. These 2x will add up to give up 4x, and प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा, सो प्लस 2 आ जाएगा. सो दिस इज माई आंसर है. सो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया. ये मैंने क्या स्टेप किया, इस स्टेप में मैंने a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया. सो मैंने बता दिया द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड अगर वो अप्लाई करें या टेस्ट में और एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है कंप्यूटिंग साइंसेज और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, तो उनको भी ये चीज़ कवर अप हो जाएगी. अगेन इवन ऑड का फंक्शन है. सो इवन ऑड के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए भी ऐड किया कि दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. सो पास्ट पेपर्स के अंदर इवन ऑड का क्वेश्चन जो है वो यूजुअली पूछा जाता रहा है. और अगेन कंडीशन क्योंकि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो मैं डायरेक्टली इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ माइनस एक्स को पुट करता हूँ, एंड आई विल चेक इट आउट कि वेदर इट्स एन इवन फंक्शन और इट्स एन ऑड फंक्शन. सो माइनस एक्स प्लग इन करूंगा, माइनस एक्स की होल पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा. अगेन रिमेंबर ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे गिवन है, मैंने ये अपने पास से कोई माइनस साइन ऐड नहीं किया है, बल्कि आप इसे कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए. सो लेट मी मेक एन एरो हियर. तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर होगी तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो गया, एक्स की पावर 4 हो जाएगा. अगेन ये वाला माइनस अपनी जगह पे रिटेन रहेगा, माइनस एक्स का स्केयर हो जाएगा. सो दिस विल ऑल्सो बिकम एक्स स्केयर. सो जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन किया है, सो रिमेंबर कि अगेन यही फंक्शन था, दिस वॉज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. सो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स बन गया है. सो कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा एफ ऑफ एक्स बन जाए, सो दिस इज एन इवन फंक्शन. सो दिस फंक्शन इज नोन एज एन इवन फंक्शन. अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन किस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होगा. एक्स की मैं क्या वैल्यू प्लग इन करूं कि ये पूरे का पूरा कंप्लीट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. डोमेन एंड रेंज के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. डोमेन एंड रेंज का भी यूजली एक आध क्वेश्चन पेपर के अंदर आता रहा है समटाइम्स. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये फंक्शन तब अनडिफाइंड होता है कि व्हेन दिस होल डिनोमिनेटर बिकम जीरो. सो अगर ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, तो दिस होल फंक्शन विल बिकम अनडिफाइंड. सो जो फंक्शन है ना आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा. सो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, मैं थोड़ा सी कॉन्सेंट्रेशन अगर इस पर पुटअप करूँ, तो मुझे नजर आ रहा है कि एक्स माइनस वन है. सो एक्स की वैल्यू जो है 1 आती है. अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे इस फंक्शन में 1 प्लग इन करता हूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 1. सो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा. सो दिस होल फंक्शन विल बिकम जीरो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 0/0 हो जाते हैं. 0/0 इज ऑल्सो एन अनडिफाइंड की कंडीशन. सो आपने वैल्यूज ऐसी प्लग इन करनी होती हैं कि आपके पास कांस्टेंट ओवर जीरो यानी इन्फिनिटी भी बचे, एंड 0/0 भी आपके पास जो है ना वो बच रहा हो. वो ये दोनों सिचुएशन से आपने बचना है, इनसे आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल टू 1 प्लग इन करते हो, तो दिस होल फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड. check whether the function is even or odd. Again I'll be doing the same thing. So माइनस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, प्लस
एंड अगेन दिस इज माइनस एक्स। सो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है, रिटेन रखेगा नेगेटिव पावर को। सो आपने देखा कि आज के लेक्चर के अंदर, आज के इस मैराथन के अंदर जो हमने कंटिन्यू किया है, स्टार्ट किया है, इसके आज के जो ऑलमोस्ट तीसरा क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन आया है, जिसमें इवन और ऑड को चेक किया गया है। सो एक तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्लस होते भी ऐसे हैं कि वन स्टेप में सॉल्व अप होने वाले होते हैं। सो बैरिया के अंदर या एयर के अंदर जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता। सो इसलिए इसको कवर अप करने का कोई इशू नहीं होता। तो आपने चीज़ों को देख लेना है, एंड यूजली इसी तरीके के, इसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम 2 to 3 स्टेप्स के अंदर हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट। तो मैं इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, और आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी। सो दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स -2, एंड द लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 2। तो एक टिप आपने याद रखनी है कि आपने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करें अलजेब्राइक इक्वेशन को। जो भी अलजेब्राइक आपके पास टर्म गिवन है, अगर वहां पे सिंप्लीफिकेशन होते है, सिंप्लीफाई करें, फिर लिमिट प्लग इन करें। तो देन आप जो है ना, यू विल गेट द ट्रू वैल्यू और यू विल गेट द राइट आंसर। तो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट अगेन, सो एक्स स्क्वायर -4 कैन बी रिटन एज, so the limit x approaches to 2 is in its place f of x, and x square -4 can be written as x square -2 का square. So this has become a minus b into a plus b. So what I have done here is कि a square minus b square का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, and this is a minus b into a plus b. So those students who are having difficulty इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, सो पहले अलजबरा का जो लेक्चर है उसको वो थॉरली रिवाइज कर लें। सो दिस विल बिकम थिंग्स मच मोर इजियर, दिस विल मेक थिंग्स मच मोर इजियर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर देम। सो एक्स -2 डिनोमिनेटर में एज इट इज पड़ा हुआ है, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है। मैंने ये लिमिट आपने सारी वैल्यू की फाइंड आउट करनी थी, तो सारे फंक्शन की आपने ऊपर लिमिट अप्लाई करनी थी। So what I have done here is I have simply opened up this x square -4 as x square -2 का square, which can be opened as x -2 into x plus 2. Now what will happen is x -2 and x -2 will get cancelled, and I'll be left with the limit x approaches to 2f of x is equals to x plus 2. So now मैं simply limit put कर दूंगा, x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि लिमिट मैंने 2 प्लग इन करनी है। So this will become 2 plus 2 and 2 plus 2 will become 4. So limit की जगह पे जब वैल्यू आ जाएगी तो आंसर will be 4. So the next function is the limit x approaches to 0, and the function is sine 7x by x. So before solving this question, let me recall the sandwich theorem for you guys. So the sandwich theorem क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 कर रही हो एंड साइन ऑफ x नीचे भी x पड़ा हुआ हो, so this whole term becomes 1. So this is known as sandwich theorem. So this is a theorem for limits which is known as sandwich theorem. So now I'm not going to the details of it, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दिया ताकि एंट्रेंस जैसे रेलिवेंट बात हो जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ अगर आर्ग्यूमेंट में पड़ी है वही डिनोमिनेटर में पड़ी है तो 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 7x पड़ा हुआ है एंड नीचे आपके पास x पड़ा हुआ है। सो इफ आई मेक इट 7x इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे मैं सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग विद 7 एंड आई एम आल्सो डिवाइडिंग बाय 7। व्हाई? बिकॉज ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, एंड जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सो आई विल टेक दिस 7 इनसाइड हियर, एंड दिस कैन बी रिटन एज, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये बाहर वाला 7, ये जो ऊपर वाला 7 है ये तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। सो ये वही वाला 7 आ गया एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x, एंड ये जो 7, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला 7 था, इसको मैंने यहाँ पे ले गया हूँ, एंड दिस हैज बिकम 7x एज वेल। सो नाउ द टर्म विच इज इन द आर्ग्यूमेंट इज सेम इन द डिनोमिनेटर, so this whole term will become 1 because सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। so 7 into 1 आ जाएगा, ये सारे का सारा तो 1 हो गया, 7 into 1 is 7। so the answer here is 7। यहाँ पे क्या हुआ है, साइन 7x by 7x आ गया, so सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने से वो चीज़ 1 हो गया, so 7 into 1, so this is why 7 is the answer here। so again now you have a limit, the limit is approaching to infinity, so let me rewrite this question first। the limit x approaches to infinity and the function is 3x square plus 2x बाय 5x स्केयर माइनस एक्स। तो देखो लिमिट के लिए एक लेट मी सजेस्ट टू अ वेरी सिंपल रूल विच इज नोन एज लॉपिटल्स रूल, विच इज ऑल्सो नोन एज एल हॉपिटल, वैसे इसको लिखा जाता है। सो पढ़ा है इसको लॉपिटल जाता है, सो एल हॉपिटल रूल या लॉपिटल आप रूल जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो।
वो रूल आपको क्या कहता है, वो कहता है कि जब आपने लिमिट प्लग इन करनी है उससे पहले आप क्या करो कि न्यूमरेटर को भी अलहदा से आप डेरिवेटिव ले लें, एंड डिनोमिनेटर का भी आप अलहदा से डेरिवेटिव ले लें। सो तब तक आप डेरिवेटिव लेते हैं जब तक आप देखें कि फंक्शन में लिमिट, क्योंकि आप इन्फिनिटी पुट कर रही हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। सो फंक्शन अनडिफाइंड होने से जब तक बचता है तो आप उसको डेरिवेटिव लेते रहो। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लूंगा। सो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो अगर एक नंबर एक्स की पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव लेने का रूल क्या है कि आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नई पावर आप एक रिड्यूस कर देते हैं। और अगर साथ एक कांस्टेंट पड़ा हुआ होगा तो वो कांस्टेंट एज इट इज साथ ही पड़ा रहेगा, और अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो होगा। सो अगेन मैं सजेस्ट करूंगा द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड एंड आर अप्लाइंग इन द CS और इंजीनियरिंग टेस्ट, सो वो पहले जो थॉरो लेक्चर्स एंड डेरिवेटिव्स को उनको लाजमी रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। इवन जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी उनको कर लें। सो इट विल ऑल्सो हेल्प देम आउट। जिनको ये आता है सो दे नीड नॉट टू वरी, सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं डेरिवेटिव लूंगा पहले न्यूमरेटर की टर्म का, थ्री कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, प्लस टू कॉन्स्टेंट है अपनी जगह पे, याद रखिएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 2 × 1 आ जाएगा। I'll do the same in the denominator. So this will become 10x, y 5 अपनी जगह पे है, बल्कि मैं स्टेप कर देता हूँ, ठीक है। सो ताकि ये समझ आ जाए। सो ये 5 अपनी जगह पे है, टू पुरानी पावर नीचे आ जाएगा, एक्स स्केयर में से एक चला जाएगा, सो एक्स आ जाएगी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया 1 होता है, माइनस अपनी जगह पे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो री राइट इट एज 6x + 2 डिवाइडेड बाई 10x - 1। अब अगेन अगर मैं इसमें लिमिट प्लग इन करता हूँ तो ये भी इनफाइनाइट हो रहा है, ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो रही है। सो इन्फिनिटी और ओवर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, अभी भी इन्फिनिटी जो है वो अवॉइड नहीं हुई, तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, जब मैं आई बी टेकिंग द डेरिवेटिव अगेन, तो यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेने पे क्या हो जाएगा कि 6 अपनी जगह पे, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा। सो 2 इज अकेला कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स नहीं है इसके साथ, तो दिस विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय 10x। सो 10 × 1 कर लोगे आप, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 6 + 0 = 6, 6/10 आ जाएगा, कैंसिल करोगे सो 3/5 आ जाएगा। सो दिस इज वाई आंसर यहाँ पे 3/5 की फॉर्म में था। सो लेट मी रिव्यू द लॉपिडल रूल अगेन। वो ये कहता है कि अगर आप ये देख रहे हो कि लिमिट प्लग इन करने से चीज़ें आपके पास इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो रही हैं, तो आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेपरेट ले लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो, दोबारा डिनोमिनेटर का तब तक डेरिवेटिव लेते रहो जब तक इन्फिनिटी से वो बाहर नहीं आता। सो मैंने देखा एक दफा डेरिवेटिव लेने के बाद कि स्टिल एक्स पुट करने पे इन्फिनिटी आ रही है, तो मैंने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। एक्स की टर्म्स ही खत्म होगी, कोई बात नहीं, खत्म हो जाए, कैंसिल करूंगा, आंसर आ जाएगा। सो यू कैन यूज द लॉपिटल रूल जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे सॉल्व करना आपके लिए लिमिट को डायरेक्टली जो है वो डिफिकल्ट है। सो अगेन आपके पास जो फंक्शन गिवन है और उसमें लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 कर रही है, सो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एंड द फंक्शन इज x³ -1 डिवाइडेड बाय x - 1। सो अगेन व्हाट आई विल डू हेयर इज कि मैं यहाँ पे आई कैन राइट 1 का 1 एज 1 का क्यूब। So this is now in the form of a³ - b³, which is the formula, and that suggests that a minus b, a square plus ab plus b square की फॉर्म में ओपन होगा, राइट। सो लिमिट x अप्रोच टू 1 कर लेंगे हम, यह आ जाएगा x - 1, a की जगह पे मेरे पास x है, b की जगह पे 1 है, सो दिस विल बिकम x² + x + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x - 1 आ जाएगा। So now x - 1 will get cancel, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 करेंगे, मैं स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, अंडरस्टैंड कर लो आप इसको। जब भी a³ - b³ ओपन होगा तो वो ओपन होगा a - b, a² + ab + b², और अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसने ओपन होना था a + b, a² - ab + b²। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो दोनों फार्मूलाज मैंने बता दिए हैं, पहले भी मैंने अलजबरा के लेक्चर बड़े थॉरोली रिवाइज करवाए हुए हैं, इवन क्वान्टिटेटिव की मैराथन में भी मैंने ये फार्मूलाज बड़े जो है ना वो थॉरोली रिवाइज करवाए हुए हैं। तो अब मैं लिमिट प्लग इन कर लूंगा, जब मैं लिमिट प्लग इन करूंगा सो 1 से मैं रिप्लेस कर लूंगा इसको, एक्स को। सो 1 का स्केयर 1 + 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर इज 1 अगेन, 1 अगेन, 1, 1 + 1 + 1 इज 3। सो 3 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, दिस इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। सो नाउ अगेन यू आर गिवन अ फंक्शन, मैं फंक्शन राइट कर लेता हूं। द फंक्शन इज गिवन एस f(x) इज इक्वल टू 5x + 1। आपको कह रहे हैं कि f इनवर्स ऑफ 6 बता दो, इसका इन्वर्स निकालो और x की जगह पे आप 6 पुट कर लो। सो इन्वर्स निकालना
आना चाहिए। सम टाइम पेपर में इन्वर्स का क्वेश्चन भी आ रहा था, सो मैं इन्वर्स फाइंड आउट करना पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं इन्वर्स के स्टेप्स भी साथ साथ मेंशन करता हूँ। सो पहला स्टेप जो आपने करना है ना, आपने वाई को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर लेना है। सो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर लूंगा, राइट जी। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सेपरेट आउट करना है एक्स को। सो मैं एक्स को अब सेपरेट आउट करता हूँ। जब मैं एक्स को सेपरेट आउट करूंगा, सो वाई माइनस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स आ जाएगा। एंड ये जो फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। यह आ गया, इजी हो गया ये। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखो, तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एफ को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो दिस विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपने एक्स की जगह पे एफ इनवर्स, थर्ड स्टेप में सॉरी, आपने एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट करना होता है। तो एक्स की जगह पे मैंने एफ इनवर्स ऑफ वाई प्लग इन किया, तो दिस विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ वाई। एंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, रिप्लेस वाई विद एक्स। तो आप वाई को रिप्लेस कर लोगे विद एक्स, सो यू विल गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस इज एक्स माइनस वन बाई फाइव इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, जब भी आपने किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि यू विल बी रिप्लेसिंग एफ ऑफ एक्स विद वाई। सो फर्स्ट स्टेप मैंने ये कर दिया। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, सो सेकंड स्टेप में मैं साथ साथ मार्क करता जाता हूँ। सो सेकंड स्टेप में आपने एक्स को सेपरेट आउट करना है। सो दिस इज माय सेकंड स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने एक्स को सिंपली क्या कर लिया है, एक्स को मैंने सेपरेट कर लिया है। सो दिस वाज माय सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि आई विल बी रिप्लेसिंग अगेन एक्स विद एफ इनवर्स ऑफ वाई। So this is why was my third step, and in the fourth step what I will do is I'll be replacing y with x. So replacement का step है ये। So replace y with x, this is your fourth step. So you will get the inverse of the function. तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में यूजुअली इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है बैरिया के अंदर या एयर के टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह, कि जिसमें छोटा सा एक फंक्शन होगा जिसका इन्वर्स निकालना होगा, जैसे मैंने निकाल लिया। 2 to 3 स्टेप से मैक्सिमम सॉल्व होने वाला, या 4 स्टेप से मैक्सिमम सॉल्व होने, मैंने तो जरा स्टेप्स किए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ जो एफ इनवर्स आया है ना एक्स, उसमें एफ इनवर्स ऑफ सिक्स पूछा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा इसको मजीद ट्रिकी कर लिया समझाने के लिए। द रीज़न वॉज कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कोई मसला नहीं है, एक्स को आप जो है ना वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी वैसी वैल्यू प्लग इन करोगे जैसे आप एफ ऑफ एक्स में करोगे। तो एफ ऑफ एक्स में अगर आपने एफ ऑफ सिक्स प्लग इन करना होता है तो एक्स की जगह पे सिक्स आ जाता है। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स में भी एक्स की जगह पे आप सिक्स प्लग इन कर दोगे और वैल्यू आ जाएगी। तो सिक्स माइनस वन आ जाएगा, सिक्स माइनस वन इज फाइव, सो फाइव बाई फाइव वैल्यू वन आ जाएगी। सो द आंसर हियर इज एफ इनवर्स ऑफ सिक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास वन आ जाएगी। रिमेंबर मैंने एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ एक्स मुझे निकालना पड़ा, यहाँ पे गिवन ही था। अगर आपके पास पेपर में डायरेक्टली एफ इनवर्स ऑफ एक्स गिवन होता और आपसे पूछ रहा होता कि एफ इनवर्स ऑफ सिक्स निकालो, तो अगेन देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज, सिंपली प्लग इन द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स एंड सॉल्व इट अप, यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक वगैरह की जो वैल्यूज हैं, इनके फॉर्मूलाज अक्सर पेपर के अंदर। ओके, सो इन वेरियस पास पेपर, इवन ये जो स्प्रिंग 2025 का पेपर हुआ है उसके अंदर भी इसने साइन हाइपरबोलिक एक्स की और कॉस हाइपरबोलिक एक्स वगैरह की वैल्यूज पूछी हुई थी। सो मैं आपको फार्मूला लिस्ट ऑल्दो मैंने टैग कर दिया, अटैच कर दिया, अपलोड कर दिया है, आप उसमें से फार्मूला लिस्ट को थॉरली प्रिपेयर कर लोगे। बट मैं आपको 2 3 फार्मूला जो कि फ्रीक्वेंटली पेपर में आते रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज रिटन एज ई की पावर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू होता है। इसके साथ साथ कॉज हाइपरबोलिक एक्स का भी बड़ा फ्रीक्वेंटली पास्ट पेपर्स में आता रहा है। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू होता है। एंड हमें पता है कि टैन टैन को कैसे आप राइट डाउन करते हो, डैट इज साइन ओवर कॉज। तो टैन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है डैट इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। सो कॉस हाइपरबोलिक में यहाँ पे प्लस होता है एंड साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पे माइनस होता है। एंड tan निकालते हुए साइन को जब आप कॉस से डिवाइड करोगे तो टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा। सो दीज आर द थ्री मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। तो डायरेक्टली वैल्यू पूछी हुई होती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी ये कि हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। सो और अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वो कॉस की है। सो कॉस जो है ना वो कोसाइन है, आपने इसको कोसीकेंट से जो है ना कंफ्यूज नहीं करना। कोसीकेंट अगर होगा तो आप साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को रेसिप्रोकल लेके प्लग इन करोगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि साइन एंड कोसेकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर होते हैं जहाँ पे कंडीशन पूछ ली जाती है, और यहाँ पे ये कंडीशन है, कह रहा है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाता है माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। देखिए मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी बताई हुई है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाता है प्लस एफ ऑफ एक्स के, तो फंक्शन इन डैट केस आपके पास इवन होता है। सो मैंने ये एक्सप्लेन ऑलरेडी किया, बस आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ इट। दिस इज ऑल्सो अ पास पेपर क्वेश्चन, एंड बड़े रिसेंट पास पेपर्स के अंदर ये आता रहा है ये क्वेश्चन। बेरिया के अंदर भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, एयर के अंदर भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन इज 2 देन द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ना। देखिए लीनियर फंक्शन की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है, एंड अगर डिग्री 3 है तो वो 3 वो क्यूबिक फंक्शन होता है। एंड डिग्री की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर इन अ पोलिनोमियल। सो डिग्री इज योर हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल is known as your degree. So highest power in polynomial, so highest power in polynomial को डिग्री कहते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, पूल ऑफ क्वेश्चन में से रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होके आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिग्री की डेफिनेशन पूछी गई, तो हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पोलिनोमियल में उसकी डिग्री कहलाती है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द फॉल 2024 का जो टेस्ट था उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आता रहा है। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शन विच वर रिलेटेड टू द पास्ट पेपर। इसके अलावा आपने थॉरली जो फंक्शंस का पोर्शन है, जो लेक्चर है, वो टैग हुआ हुआ है, उसको अपलोड हुआ हुआ है, उसको आपने जो है वो चेकआउट करना है। एंड जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो इसको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में उस लेक्चर को देख सकती है। फंक्शंस के थॉरली कॉन्सेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो बेरिया के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फंक्शन में लिमिट्स इंक्लूड हो जाता है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसके साथ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आती है, एंड समटाइम्स वेक्टर्स होते हैं। सो वेक्टर्स मैं फिजिक्स में ही कवर करवा दूंगा, और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एंगल निकालना ही आ रहा होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये अगर आप चीज़ें कर लेते हो तो आप अपना 30% का एडवांस मैथमेटिक्स इंशाल्लाह और फिजिक्स जो है वो पोर्शन 100% जो है वो कवर अप कर लोगे। तो अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं डेरिवेटिव के वो फार्मूलाज जो अगर आपको आते हो, तो आप बैरिया यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एयर यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है फॉर प्रोग्राम्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, उनको आप इजीली कवर अप कर पाओगे। तो इससे ज़्यादा फार्मूलाज आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों को स्ट्रेस है ना कि जी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन हम लोग कैसे कवर अप करेंगे, वो कवर अप हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि दोनों के अंदर ही 30% पोर्शन एडवांस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का है, और उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है ना, आप ये कह लो कि 10 के करीब जो क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, बाकी सारे एडवांस मैथमेटिक्स के होते हैं। तो डेरिवेटिव्स को कवर अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मैराथन लेक्चर करवाया है एडवांस मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चन का जो कि पास पेपर्स के, एंड स्पेशली जो अभी फॉल 25 का जो इनटेक आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। एंड ना सिर्फ ये कि इसके लिए हेल्प आउट करेंगे, बल्कि ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर्स के हैं, जो फॉल जो 24 का जो सेशन था एंड स्प्रिंग 25 के सेशन के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगेन इन डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। अगर एक नंबर की पावर n है तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पुरानी पावर मल्टीप्लाई करवा देते हैं एंड नई पावर एक रिड्यूस कर देते हैं। ई की पावर x का तो डेरिवेटिव भी यही रहता है, इसका इंटीग्रल भी यही रहता है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है, x का डेरिवेटिव 1 है। अगर एक ई की पावर में फंक्शन पड़ा हुआ हो तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि आप ई की पावर में वो फंक्शन रहने देंगे और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ई की पावर साइन एक्स पड़ा हुआ है तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर साइन एक्स, एंड ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉज एक्स होता है, वो कॉज एक्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है कि आपने याद रखना है। फिर लॉग ऑफ एक्स का तो बता दिया ना मैंने कि 1/x आता है। हाँ अगर लॉग में कोई पावर डिफरेंट है, लॉग की बेस डिफरेंट डिफरेंट है, लॉग ऑफ एक्स है, तो वैसे यूजली ये वाला जो लॉग है ना इसके लिए लॉग 10 लिखा जाता है। तो इस सिचुएशन में 1/x लॉग 10 कर लेंगे। वैसे ये फॉर्मूला इतना कोई यूज नहीं होता बैरियर के टेस्ट में, लेकिन देख लेना है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। एंड इंटीग्रल हमने देखे में है कि कैसे सॉर्ट आउट होते हैं। तो डेरिवेटिव इसका कैसे होगा कि अगर कांस्टेंट की पावर, अगर 2 की पावर x है, इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा कि 2 की पावर x एज इट इज लिखा जाता है, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। और इसका इंटीग्रल कैसे लिया जाता है, इंटीग्रल में अगर इसका लेता तो 2 की पावर x एज इट इज आता है, और नीचे डिवाइड में करता नेचुरल लॉग ऑफ 2 से, और साथ कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी ऐड करता। अब जितनी भी टर्म्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सी से स्टार्ट होती है ना, उनके डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होते हैं। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स है, को सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड स्केयर एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स है। डेरिवेटिव्स में इनवर्स के फॉर्मूलाज भी याद रखने हैं। इंटीग्रेशन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज को याद रखने की जरूरत नहीं है,
लेकिन डेरिवेटिव्स में के लिए इन्वर्स के फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। अगर आप बैरिया के सीबीटी टेस्ट में अपेयर हो रहे हो, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में, या एयर के टेस्ट में आप अपेयर हो रहे हो, तो इन्वर्स के फार्मूलाज कवर आप करने हैं। इन्वर्स के फार्मूलाज में याद रखना है आपने कि इन्वर्स के फार्मूलाज में आपके पास क्या होगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉज इनवर्स एक्स का यही है लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो वो अगेन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये साइन इनवर्स का, कॉड इनवर्स एक्स का, और ये tan इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स का, एटलीस्ट ये 4 आपने करने हैं। लेकिन अगर आप ये 6 का 6 कवर अप कर लो तो आपका डेरिवेटिव का सारा पोर्शन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ये फॉर्मूलाज रिवाइज हो चुके हैं, पास पेपर्स के हम क्वेश्चंस की जो मैराथन है, जब हम उनको अब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगी इंशाल्लाह। So this marathon lecture is totally based on the past papers questions of Beria and Ayer. तो अब हम जो है ना MCQ सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल एंड फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। अगेन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स के भी थॉरो लेक्चर्स जो हैं और उसी डिफिकल्टी लेवल पे जो कि दोनों यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक है, वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, उनको आपने देख लेना है। एंड जो लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऑलरेडी ये पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है। So find the derivative of f of x equals to x cube plus 2x square minus 5x plus m. So derivative आपसे पूछा गया। डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करते हैं, अगर x की पावर n है तो आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक पावर आप रिड्यूस करते जाते हैं। अगेन फॉर्मूला लिस्ट भी मैंने जो है ना वो इसकी अपलोड कर दी, आप उसको चेकआउट कर लेना अपने पोर्टल पर से। सो हे द डेरिवेटिव इज एफ डैश ऑफ एक्स एज 3x स्क्र प्लस 4x हो जाएगा, ये -5 × 1 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुरानी पावर नीचे आ गई, नई पावर एक कम आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 2 अपनी जगह पे है और ये वाला 2 जब नीचे आएगा सो 2 आ जाएगा, नई पावर एक कम हो जाएगी, सो एक्स स्क्र में से एक पावर चलेगी, एक्स आ जाएगा। सो द आंसर इज 3x स्क्र प्लस 4x माइनस 5। सो दिस इज द डेरिवेटिव। सो इजी क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव का, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, ताकि चीज़ें आप इजीली कर सको। अब अगेन फार्मूला लिस्ट में से तो आप वैसे फार्मूला देख लोगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले बता दूं कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/x। तो फार्मूला आते होंगे तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, फंक्शन में आपके पास ई की पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सो ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। नेचुरल log of x can be written as 1/x here. So now the next function is you have to find out the derivative of sin x plus cos x. तो अगेन फॉर्मूला लिस्ट को आपने लाजमी देखना है। मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि उसके बिना आपके लिए चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो डेरिवेटिव में यू विल गेट स्टक। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, रिमेंबर उसकी वैल्यू जो है वो cos x होती है, एंड cos x का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस साइन एक्स। बाय द वे याद रखने का तरीका ये है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनके नेम एस से स्टार्ट होते हैं उनके नेगेटिव डेरिवेटिव हैं, सॉरी सी से स्टार्ट होते हैं। अगेन बता रहा हूँ कि ऐसे सारे फंक्शन जिनके नेम सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। सिमिलरली को सीकेंड एक्स का भी जो डेरिवेटिव है वो भी नेगेटिव साइन है। सेम गोज कॉट एक्स का भी जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव साइंड है। तो जितने भी डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव जो हैं वो नेगेटिव आते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फॉर्मूलाज आते होंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करूंगा, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स, एंड कॉज एक्स का डेरिवेटिव ये प्लस अपनी जगह पे है, सो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, सो कॉज एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। सो दिस इज योर आंसर हेयर। इजी पीजी 1 to 2 स्टेप्स मैक्स सॉल्विंग वाले डेरिवेटिव के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह के ही होते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्र प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का ही आपको कहा गया है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। जब विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो पुरानी पावर नीचे आ जाएगी। सो पुरानी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, आपके पास 5, एंड नई पावर क्या हो जाएगी, ये कम होके 5x4 हो जाएगा, -3 अपनी जगह पे है, पुरानी पावर 2 आ जाएगा, एंड एक्स स्क्र की एक पावर कम होके एक्स की पावर 1 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो 5x4 माइनस 6x आ जाएगा। अच्छा जी, डेफिनेशन पूछा है आपके पास कि चेन रूल क्या होता है। सो चेन रूल आप जो भी सब्स्टिट्यूएंट जो है पुटअप करते हो, सो dy/dx dy/dt, लेट्स से अगर मैंने t लिया हुआ और यहाँ पे dt/dx होगा, अगर मैं u ले लेता हूँ तो u की फॉर्म में dy/dx, चेन रूल की फॉर्म में आएगा dy/du डॉट du/dx। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपसे चेन रूल का सिंपली जो है ना फॉर्मूला पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज dy/dt into dt/dx। सो द राइट, ओके, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये टाइपो है, आप इस
को देख लीजिएगा कि आपने डी ऑफ एक्स ऑफ ये फाइंड आउट करना है, ये बीच में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल की मिस्टेक हुई हुई है। अब आपसे पूछा गया है कि आपने इसका डेरिवेटिव बताना है। सो अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं। आज के इस मैराथन लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूला देखे हैं कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू होगा। सो दिस होल टर्म इज बेसिकली कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर मैं इसको रीराइट करूं, सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन। सो कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, राइट। सो प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। अगेन फिर बता रहा हूँ, बेरिया के अंदर एंड एयर के अंदर आपके पास वन स्टेप सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं, एंड उस वन स्टेप सॉल्विंग के क्वेश्चंस के अंदर आपके अगर फॉर्मूलाज आते होंगे तो आप मैक्सिमम विद इन 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स एट मैक्स आप उस डेरिवेटिव या इंटीग्रल के एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो फॉर्मूला लिस्ट को आपने थॉरली देखना है, उन फॉर्मूलाज को आपने क्रैम करना है, याद रखना है। कॉड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो मैंने बताया मैंने कि सी से जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। सो जहाँ पे माइनस आएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्केल्स का फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला से वैल्यू ही यहाँ पे आई हुई है। अच्छा जी, फंक्शन है, आपको कह रहे हैं कि डेरिवेटिव लेके बताओ। तो परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। मैं डेरिवेटिव लेने से पहले आई कैन री राइट एज एक्स है, एक्स को एक्स लेने देते हैं, एक्स वन बाय एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस वन। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। जब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन हो जाएगा। एक्स की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, पुरानी पावर आ जाएगी, नई पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी। सो माइनस वन में से एक और माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। वन प्लस माइनस वन बाय एक्स की पावर माइनस टू को मैं वापस डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ तो एक्स की पावर प्लस टू हो जाएगा। ब्रैकेट्स को नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं, वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लेने से पहले एक्स को एक्स ने दिया, वन बाई एक्स को आप रिटर्न एक्स की पावर माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव इज वन, एंड पुरानी पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नई पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस विल बिकम माइनस वन बाई एक्स की पावर माइनस टू। एक्स की पावर माइनस टू को वापस मैं डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया। सो द राइट चॉइस हेयर इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेन रूल से सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक्स और टी की फॉर्म में एक वेरिएबल है और एक वाई और टी की फॉर्म में वेरिएबल है। सो मैं री राइट इसको करता हूँ। सो एक चीज आपके पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू टू टी, एंड सेकंड जो चीज गिवन है वो वाई इज इक्वल टू टी का स्केयर है। सो आपने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स का की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो अब हम टी के मुताबिक डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के मुताबिक नहीं ले रहे हैं। सो टी को आपने एज एक्स ट्रीट करना है। सो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। टू कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव टी के मुताबिक वन हो जाएगा, टू इंटू वन टू, एंड अगेन डी वाई बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, पुरानी पावर नीचे नई पावर एक कम। अब इस फॉर्मूला में प्लग इन कर दो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। सो डी वाई बाई डी टी की जगह पे डी वाई बाई डी टी प्लग इन किया, जो क्या आया था टू टी। डी एक्स बाई डी टी था ये मेरे पास टू, तो मैंने तो फॉर्मूला में डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा। देखिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू टू है, सो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम वन बाय टू। तो ये वन बाय टू हो जाएगा, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड सिंपली यू विल बी लेफ्ट विद टी। सो टी इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो ये मैराथन टोटली पास पेपर्स के ऊपर बेस करा है। मैं फिर बता रहा हूँ, सो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव्स के फंक्शंस के एंड लिमिट्स, वो तो फंक्शंस के अंदर ही मैंने कवर अप किया हुआ है, एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये 4-5 लेक्चर्स आपने थॉरली देखने हैं एडवांस मैथमेटिक्स के लिए। साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस फंक्शन को अगेन मैं राइट डाउन करूँ, साइन ए प्लस बी ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव जो है वो प्लस कॉज हो जाएगा। सो द डेरिवेटिव विल बी प्लस कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि अगर ये एक्स ना होता, जैसे यहाँ पे एक्स नहीं है गिवन और अकेला साइन होगा, तो अकेला साइन तो फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जीरो आता है। तो मैंने दोनों तरह से ये क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि पास पेपर के ये क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स बताते हैं पेपर के बाद के पेपर में किस तरह का क्वेश्चन था, तो दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन को करवा दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि एक्स था, कुछ का कहना था कि एक्स नहीं था। डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, उसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता। एट विच
at a point with where the first derivative zero f dash of x is known as, so f dash of x कहाँ पे जीरो होता है, ये क्या कंडीशन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। So if the first order derivative की value is equal to zero, so such a point is known as your stationary point, your point of inflection, stationary point, stagnation point, extremas जो है minima, maxima, उनकी conditions को आपने लाजमी देख लेना है। So relative minima at x equal to c, एक point x equal to c and f dash of c equal to zero है, तो relative minima की क्या condition होगी? देखिए minima के अंदर आप मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हो? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, आप पहले उसका एक दफा डेरिवेटिव लेते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, आप उसको जीरो के इक्वल रखते हो और आप एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं। देन अगेन आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हो, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उस लिए हुए डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेते हो, जिसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हो। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं आप इनको प्लग इन करते हो। अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वहां पे मिनिमा होता है, सो ये उल्टा चलता है, मिनिमा होगा वहां पे। और अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट अप करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, तो वो मैक्सिमा होगा। और अगर जीरो आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ जाए इस सिचुएशन में, तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। तो मिनिमा की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो मिनिमा के लिए एफ डबल डैश ऑफ सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशंस को मैंने रिवाइज करा दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है? वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की लिमिट पार्शियल ऑफ एक्स अप्रोच जीरो कर रही हो, डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो कर रही हो, तो आंसर होता है। बल्कि राइट आंसर ये है, यहाँ पे वाई है, जीरो नहीं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, सो एक आपके पास क्वेश्चन है जिसमें x की पावर थ्री प्लस टू एक्स स्केयर डी ऑफ एक्स है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन का करने का बहुत ईजी सा तरीका है। अगेन इसकी फॉर्मूला लिस्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि जिनको इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेशन का। सो डेरिवेटिव के अंदर या डेरिवेटिव लेते हुए डेरिवेशन के अंदर आप क्या करते थे कि एक पावर को कम करते थे, इंटीग्रेशन में आप पावर्स को इंक्रीज करोगे। तो इंटीग्रेशन का क्या मेथड है कि अगर एक नंबर है एक्स की पावर एन, तो उसमें आप क्या करेंगे, नई पावर को इंक्रीज कर देंगे और नई पावर से आप डिवाइड करेंगे। देखें, डेरिवेटिव लेते हुए आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करते थे और नई पावर एक काम कर देते थे, ये टोटली उसके ऑपोजिट प्रोसेस है। एक तो नई पावर में आपने इंक्रीज कर दिया, सेकेंडली आपने क्या किया कि नई पावर से आपने डिवाइड कर दिया। सो एक्स की पावर एन प्लस वन है, डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल होगा आपके पास। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स की पावर फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर, क्योंकि एक पावर बढ़ा देंगे, टू अपनी जगह पे है। और ये आ जाएगा एक्स की पावर, टू में वन ऐड करोगे थ्री, और नई पावर थ्री से आप डिवाइड कर लोगे। और याद रखना कांस्टेंट का क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए जब भी आप इंटीग्रल लेते हो तो साथ आप इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लाजमी जो है वो ऐड करते हैं। तो ये सी जो है ना, मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया। तो बहुत इजी तरीके से समझा दिया, वो स्टूडेंट्स भी जो कि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से इसको कवर अप कर सकें। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो लेक्चर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स, उनको आप कवर अप करें ताकि आप 100% चीज़ों को कवर अप कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड करना है आपने इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स का। सो ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। सो ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स है। ई की पावर एक्स ऐसी टर्म है कि जिसको आप इंटीग्रेट करते हो तब भी ई की पावर एक्स आता है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तब भी ई की पावर एक्स ही आता है। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो राइट चॉइस ये है। साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा गया है। सो इंटीग्रेशन के कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बड़े बेसिक से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन एक्स, साइन का इंटीग्रल क्या होगा? देखिए, साइन के जो इंटीग्रल का फॉर्मूला लिस्ट है अगेन अपलोडेड है, वहां से आप कवर अप कर सकते हो। याद रखना है कैसे, देखो साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉज होता था, यहाँ पे उसका इंटीग्रल ऑपोजिट होगा। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉज एक्स होगा। तो माइनस कॉज एक्स प्लस सी आ जाएगा। सीकेंड स्केयर एक्स की को इंटीग्रेट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि इंटीग्रल जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अब tan x का जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो वो सीकेंड स्केयर x बन जाता था, ऐसा ही है ना। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्केयर x होता है। फॉर्मूला नहीं आएंगे तो मसला होगा। तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने tan x का डेरिवेटिव कैसे सीकेंड x स्केयर x लिया है, तो ये सिंपली मैंने उसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये कहता है कि tan x का डेरिवेटिव आपने सीकेंड स्केयर x लिखना है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेशन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो tan x का डेरिवेटिव तो सीकेंड एक्स स्केयर एक्स है। अब सीकेंड स्केयर एक्स का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस tan x बन जाएगा। तो tan x जो है ना प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा।
तो रिमेंबर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दे आर रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ वन एंड अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, साथ इंटीग्रेशन है और साथ फंक्शन को आप इंटीग्रेट भी कर रहे हो। तो एक फंक्शन को पहले आपने इंटीग्रेट किया, वापस दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, तो वही फंक्शन आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो ये वही फंक्शन आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर उसने साथ डेरिवेटिव, पहले उसने इंटीग्रेट किया हुआ है, फिर उसने साथ डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया हुआ है, डेरिवेटिव लिया हुआ है, उस फंक्शन का मल्टीप्लाई किया हुआ है, बल्कि क्या किया हुआ है, बल्कि डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो इंटीग्रल लेने के बाद जब आप वापस दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे ना, तो वही फंक्शन आ जाएगा। कोई नई चीज़ आपके पास ऐड नहीं होगी। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, और जीरो का इंटीग्रल भी पास्ट पेपर में पूछा गया। बाय द वे मैंने उसको ऐड किया हुआ है आगे। नेक्स्ट, ठीक है जी। सो ये जो है क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास लिमिट गिवन है साथ, और पूछ रहा है कि इसका, ये इनमें से किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास। आप इसको जो है वेरिएबल एक्स की जगह पे डी भी रिप्लेस टी रिप्लेस करते हो तो भी यही रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल वाई रिप्लेस हुआ है तो भी लिमिट वही रहेगी कि लोअर लिमिट ए है। देखिए लोअर लिमिट ए है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जा रही है। सो दोनों ए और बी सेम ही चीज़ है। सिर्फ जो उसने डिफरेंस किया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंस लिया हुआ है, वो वेरिएबल का डिफरेंस लिया हुआ है। कि वेरिएबल जो है ना, पहले एक्स था, यानी क्वेश्चन के अंदर बी, ए से बी पे लिमिट जा रही है, वेरिएबल आपके पास एक्स है, और बाद में वेरिएबल आपके पास उसने टी कर दिया है यहाँ पे, इस वाले में, फर्स्ट में, एंड सेकेंड में डेरिवेटिव जो है वाई कर दिया है। राइट, तो सिंपली दोनों ही चॉइसेस करेक्ट हैं, so both A and B are the right answer here. The order of the highest derivative is called dash of the differential equation. It is called the order of the highest derivative. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है ना, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डिग्री पोलिनोमियल की होती है, याद रखिएगा। डिग्री जो है ना, पोलिनोमियल की होती है, और उस डिग्री की जो, पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, अगर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास डिग्री कहलाएगी। और अगर आपके पास डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, जो हाईएस्ट पावर है डेरिवेटिव की, वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो कहलाता है। तो अगर ये होता क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7, तो यहाँ पे डिग्री लिखी जाती, तो डिग्री होती 3। अब डेरिवेटिव लिया हुआ है, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ है, प्लस 4x पड़ा हुआ है, या फिर आपके पास डी क्यूब बाय डी वाई का क्यूब पड़ा हुआ हो, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। राइट। अच्छा जी, पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास ऑर्डर आ जाएगी डेरिवेटिव की। तो अगर आप डेरिवेटिव को देखोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया गया है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास फर्स्ट वन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है, एक दफा डेरिवेटिव लिया गया। The definite integral is closely related to dash of the certain regions, volume, area, center and all. तो ये आपको एरिया अंडर द कर्व दे रहा होता है, एरिया आ जाता है। देखें, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, मैंने इंटीग्रेट करना है, और इसमें लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व बनाएगा एक्स स्क्वायर से जो कर्व बनेगा, उसमें 2 से लेके 4 तक का जो बीच में एरिया होगा रीजन का, शेडेड, ये जो मैंने शेड किया है, वो आपके पास उसका एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो जो लिमिट्स होती हैं, लिमिटेड, आप लिमिट कर दिया जाता है, बाउंडेड कर दिया जाता है इंटीग्रल को, जिसको आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हो। देखो आमतौर पर इंटीग्रल में साथ लिमिट नहीं होती। अगर लिमिट है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। याद रखना, ये भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आता रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं जिसमें साथ लिमिट्स होती हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। तो अपर लिमिट आ जाएगी इसमें 4 का क्यूब बाई 3, माइनस कर लो लोअर लिमिट 2 का क्यूब बाई 3, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो 3 आंसर आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 64 में से 8 चला जाएगा, तो 56/3 आ जाएगा आपके पास। राइट जी। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हो तो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। इसको आपने डू रिमेंबर इट, आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन में से, इंटीग्रेशन डेरिवेशन आर डैश ऑफ द वन अनदर, दे आर द रिवर्स ऑफ वन अनदर। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज, ये क्वेश्चन जो है ना, जीरो का इंटीग्रल निकालना, ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग के 25 के एडमिशन में भी था, एंड फॉल 24 के एडमिशन टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो जीरो का इंटीग्रल पूछा गया था, जीरो का इंटीग्रल जीरो ही रहेगा। ठीक है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा।
तो द एंटी डेरिवेटिव किसको कहते हैं? इंटीग्रल को कहते हैं। जब आप जीरो का इंटीग्रल लोगे तो वो जीरो ही रहेगा, प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जी आपने इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके आपने बताना है कि आंसर क्या आएगा। देखें, जब भी फंक्शन हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, और आपको इंटीग्रेट करने का कहा जा रहा हो, क्योंकि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साथ, तो ये फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इंटीग्रेट करने का कहा जा रहा है, तो आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? वो कहता है कि फंक्शन की एक पावर को इंक्रीज कर लो और नई पावर से डिवाइड कर लो, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आप इस फंक्शन को देखते हो, अगर ये जो फंक्शन बढ़ा हुआ है आपके पास जो कि है वाई स्केयर प्लस वाई प्लस फाइव, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं हम, तो डेरिवेटिव लेके हम चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव लेते हुए क्या करते हैं? पुरानी पावर नीचे आ जाती है, नई पावर एक कम हो जाती है। सो पुरानी पावर टू साथ मल्टीप्लाई होगी, नई पावर टू में से वन चला गया, टू होगी, और वाई का डेरिवेटिव वाई के मुताबिक वन ही होगा। सो टू वाई प्लस वन है। अब इसका मतलब है कि ये फंक्शन पड़ा हुआ है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपली पावर रूल लगा लो। तो इस सारे फंक्शन के ऊपर ये जो वाई स्केयर प्लस वाई की होल पावर फोर है, इस सब के ऊपर मैं जो है ना वो पावर रूल लगा लूंगा। जब मैं पावर रूल लगाऊंगा तो नई पावर फाइव हो जाएगी, और फाइव से डिवाइड कर लूंगा, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो मैं वाई स्केयर प्लस वाई प्लस फाइव की नई पावर जो है ना, फोर में वन ऐड होकर फाइव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय नई पावर से फाइव से डिवाइड करेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आंसर आपके पास बन रहा है इसमें ऑप्शन डी बन रहा है राइट आंसर। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो सिंपली पावर रूल लगाना है इंटीग्रेशन का। पावर रूल क्या कहता है? नई पावर इंक्रीज हो जाएगी और नई पावर से आप डिवाइड कर लोगे। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ये तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो जो आपके पास मैंने लास्ट करवाया 15 बनता है, ये तो पास पेपर का क्वेश्चन है, सॉरी 13 बनता है, पास पेपर का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सॉरी 12 बनता है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, जो मैंने वाई स्केयर प्लस वाई प्लस फाइव की होल पावर फोर वाला करवाया, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इंटीग्रल के उन फार्मूलाज को, जिनको आप कवर अप कर लो तो दे आर मोर देन इनफ कि आप बेरिया का या एयर का अपना इंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो इजीली ये सब कर सकोगे। तो पहला फार्मूला है वो आपने वन का इंटीग्रल एक्स होता है, याद रखिएगा। एक्स की पावर एन है, तो आप इंटीग्रेट उसको कैसे करोगे? उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या करना है कि एक नई पावर इंक्रीज कर देनी है और नई पावर से आपने उसको डिवाइड करना है। सो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन आ जाएगा। फंक्शन बढ़ा हुआ हो, उसमें कोई पावर हो, पावर ना भी हो तो पावर वन ही होती है, और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, बल्कि ज़्यादा आसान कर देता हूँ जो कि मैंने आज यूज़ भी किया है। फंक्शन पड़ा हुआ हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो इंटीग्रल आपने कैसे लेना है कि नई पावर इंक्रीज कर देनी है और नई पावर से डिवाइड कर देना है सिंपली। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल जो है वो ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, वन बाय एक्स का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाएगा। देखें, डेरिवेटिव तो जब आप कांस्टेंट का लेते हैं ना, टू का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे, जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो आ जाता है। जब कांस्टेंट का इंटीग्रल लोगे, सी पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट का इंटीग्रल लोगे तो उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट से मैं टू का इंटीग्रल लेता हूँ, अकेला टू पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल लेने का कह रहे हैं, तो टू तो कांस्टेंट रहेगा, वन आ जाएगा यहाँ पे। वन का इंटीग्रल चूंकि एक्स है तो टू एक्स आ जाएगा। तो कांस्टेंट के इंटीग्रल में साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट के डेरिवेटिव में वो टर्म जो है ना वो जीरो हो जाएगी, याद रखनी है। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है, बस ये याद रख लो। कॉज का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, इतना याद रख लो आप। क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो सीकेंड स्केयर एक्स जो है वो टेन एक्स उसका, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स है, तो सीकेंड स्केयर एक्स का जब इंटीग्रल लोगे, एंटी डेरिवेटिव लोगे, तो टेन एक्स बन जाएगा। सीकेंड एक्स टेन एक्स का सीकेंड एक्स बन जाएगा। टेन एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स एंड सीकेंड एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। और यहाँ से आपने बस ये लास्ट फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला ये है कि अगर नीचे फंक्शन हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, मैं इसको आसान करवा देता हूँ, मैंने लेक्चर्स में कवर अप करवाया हुआ है, आपने उनको लाजमी देखना है। नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाता है। इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स और ऊपर पड़ा हुआ है कॉज एक्स, तो याद रखिएगा
अगर मैं फंक्शन सपोज करता हूँ साइन एक्स को, तो साइन एक्स को मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ ना। सारी बात फॉर्मूलोज में, फॉर्मूले आते होंगे तो काम हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस कॉस एक्स। तो ये नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो जब भी नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाता है। बहुत इजी तरीका है, इसको सॉल्व कर लें, ये याद रख लें। और ये बात याद रखने की, कांस्टेंट की अगर पावर एक्स है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स उसी तरह आएगा और नेचुरल लॉग ऑफ वो कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाता है कि टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो, और सॉरी इंटीग्रल ले लो, टू की पावर एक्स का इंटीग्रल लेना है, तो आपने क्या करना है? टू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ टू प्लस सी। सिंपल इजी पीजी। तो अगर ये सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रल के आते होंगे, तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। जब आप पास पेपर वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि इनको कैसे करना है। बाय द वे, ये जो फॉर्मूला लिस्ट है, इससे क्रेडिट जो ऑथर हैं इसके, मिस्टर अली नवाज बाजवा, इनको जाता है। और क्योंकि इन्होंने इस फॉर्मूला लिस्ट को बड़े इजी तरीके से जो है वो कंपाइल किया हुआ है। तो अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हो, तो यहाँ पे भी यही काम है कि ये फंक्शन पड़ा हुआ है और फंक्शन की पावर पड़ी हुई है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। देखें, tan स्केयर वाई सीकेंड स्केयर वाई डी वाई होल इंटीग्रेट करना है आपने। तो यहाँ पे सीकेंड स्केयर, सो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सो tan का डेरिवेटिव जो होता है ना, वो सीकेंड स्केयर वाई होता है। तो ये फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन की पावर पड़ी हुई है, फंक्शन पावर की फॉर्म में, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो अगेन पावर रूल लगाओगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये पास पेपर का एज क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने उसी तरीके का थोड़ा सा बनाया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ बनाया है, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है ना वो स्टूडेंट्स का दूर हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाए। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हमेशा, वो एक या दो स्टेप्स में सॉल्व होने वाले होते हैं, बट उसमें ट्रिक लग रही होती है। तो अगर ये ट्रिक आपको पता होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो पावर रूल लगता है, तो अब आप इजीली सॉल्व करोगे। तो पावर रूल लगाएंगे, tan की पावर 2 है, तो tan की एक पावर बढ़ जाएगी, वो 3y हो जाएगा, डिवाइड बाय नई पावर से डिवाइड करोगे प्लस सी। तो ये जो सारा डेरिवेटिव होता है ना, ये खत्म हो जाता है। सो tan क्यूब वाई डिवाइड बाय 3 प्लस सी, यह आपके पास आंसर आ जाएगा। सो tan वाई की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। वहां पे भी अगेन मैंने यही दोनों क्वेश्चन में काम किया हुआ है, लेकिन साथ मैंने लिमिट को ऐड किया है। लिमिट को इसलिए ऐड किया है ताकि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो शुरू के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन थे, वो तो थॉरली पास पेपर के क्वेश्चन थे। जो लास्ट ही मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं ना आपके पास, ताकि इस कॉन्सेप्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें थी और क्या नहीं। अगेन बार बार कह रहा हूँ कि जो फुल फ्लैज लेक्चर्स हैं इन 5 टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, इसमें फंक्शन एंड लिमिट्स है, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल्स है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, एंड 6 जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि कंप्लीट मैंने बैरी और एयर के लिए कवर अप किया हुआ है। इसको आप कर लोगे तो आप सारे तरह के क्वेश्चन कवर अप कर पाओगे, और ये आपके पेपर का ऑलमोस्ट 30% बनता है एडवांस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरिट्स हाई होते हैं, तो आप इजीली एडमिशन ले पाओगे। अब यहाँ पे देखना है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अब ये क्वेश्चन है, tan वाई सीकेंड स्केयर वाई डी वाई, ये 0 है और ये ऊपर पाए बाय 4 है। तो ये फंक्शन है हमारे पास tan वाई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? tan वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्केयर वाई होता है। तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन भी पड़ा हुआ है, साथ डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, पावर रूल लगेगा। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, तो नई पावर एक बढ़ जाएगी, वो tan स्केयर वाई डिवाइडेड बाय नई पावर से डिवाइड करेंगे, एंड 0 और पाई बाय 4। यहाँ पे ये याद रखना तुम कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, तुम्हें ये बात याद रखनी है कि वहां पे, यानी लिमिट्स गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड होता, बल्कि लिमिट की वैल्यू पुट की जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है मैंने जानबूझ के। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, सो tan स्केयर वाई का मतलब है ना tan वाई का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट है इसमें पाई बाय 4, पाई बाय 4 कहते हैं 45 डिग्रीज को, लोअर लिमिट 0 है। सो tan 45 डिग्रीज आ जाएगा, मैंने डिग्रीज की फॉर्म में कर लिया, होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखना। सो tan 0 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर है। तो tan 45 1 होता है, 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा, 1/2 माइनस tan 0 0 होता है, 0 का स्केयर 0 ही होगा, 0/2 0 आ जाएगा। सो 1/2 में से 0 माइनस करेंगे तो 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है। तो फंक्शन था tan y के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है,
पावर रूल लगेगा, एक पावर बढ़ा देंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी। तो tan 45 बनता है पाई/4, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है कन्वर्ट करने का, पाई/4 है, डिग्रीज में लेके जाना है तो 180/पाई से कर लेंगे, तो ये इसलिए 45 डिग्रीज आया। तो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन, ये लास्ट टू मैंने इसलिए ऐड किए ताकि कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। 15 क्वेश्चन है, सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। तो मिक्स का सोल्यूशन है dy/dx है इज इक्वल टू 1/x है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, कोई मसला नहीं है। दोनों में डेरिवेटिव पड़ा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, वाई वाली को एक तरफ कर लो, तो डी वाई यहीं पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड पे 1/x के साथ डी ऑफ एक्स। तो 1/x के साथ क्या आ गया, डी ऑफ एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन है, क्योंकि 1 × dy आएगा। वन का देखो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन का इंटीग्रल एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल वाई है, तो इसलिए वन का डेरिवेटिव यहाँ पे वाई आ जाएगा, सॉरी एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल वाई आ जाएगा, एंड 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ CX, वाई, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। कांस्टेंट का लॉग भी तो कांस्टेंट ही होगा। अब लॉग का रूल्स है कि अगर दो टर्म्स, मैंने लॉग लेक्चर में आपको चीज कवर अप करवाई हुई है कि अगर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी ऐड हो रही हैं, तो वो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ CX आ जाएंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ CX आ जाएगा। ठीक है। सो लास्ट टाइम कोई जिस तरह की छोटी सी बेसिक सी आप ये कह सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करना था, सॉल्व करना बहुत आसान होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, वन का इंटीग्रल वाई आ गया, 1/x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है। अगेन फॉर्मूलाज आते होंगे, बेसिक सारे फॉर्मूलाज करने हैं तो चीज़ें इजीली हो जाएंगी। एंड साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया, नेचुरल लॉग, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ सी रहने देंगे, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों ऐड हो रहे हैं, सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ CX लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ना वो यहाँ पे राइट चॉइस है। तो ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को, क्वेश्चंस को, MCQs को सॉल्व करेंगे, पास पेपर के MCQs हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल चीज़ों का होता है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, बट उससे पहले आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैं क्विकली आपको फार्मूलाज जो हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। सो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड एरिया में वो कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में अप्लाई करें तो उनको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, उन पे जाने से पहले मैं आपको क्विक एक ओवरव्यू दे दूं कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा का। सो साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा का, कोसिक और एंड सीकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा का। सो क्विकली मैं आपको ये बात बताता चलूँ। सो कॉस थीटा रेसिप्रोकल है हमारे पास सीकेंट थीटा का, एंड टैन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉट थीटा का। राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपने फॉर्मूला जिनको आपने याद रखना है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि एस इज रिलेटेड टू सी, सो साइन थीटा के रेसिप्रोकल कॉज को सीकेंड है कॉज का, सीकेंड है टैन का कॉट है। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर आप टैन थीटा को ओपन करते हो तो वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की फॉर्म में जो है ना वो ओपन होता है। एंड अगर आप कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा की फॉर्म के अंदर जो है वो ओपन होता है। अब इसके अलावा जो आपने क्विकली क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं अगर आप इनको याद रख लेते हो तो ट्रस्ट मी ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन आप एरिया के CBT टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह 100% कवर अप कर लोगे। सो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन होता है, वन प्लस टैंस के थीटा जो है वो सीकेंड्स के थीटा होता है, वन प्लस कॉट्स के थीटा को सीकेंड्स के थीटा होता है। एंड एक बात याद रखिएगा कि साइन एंड टैन जो है वो ऑड फंक्शन है। देखिए ऑड फंक्शन वो होते हैं कि अगर आप फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हो तो वो अगर तो दोबारा तो एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को आप इवन फंक्शन कहते हो। लेकिन अगर आप एक फंक्शन में एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हो तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो रिमेंबर कि ऐसा फंक्शन जो है वो आपके पास ऑड फंक्शन कहलाता है। सो साइन एंड टैन जो है दे आर ऑड फंक्शन, वो माइनस साइन को रिटेन रखते हैं और वो माइनस साइन जो है ना वो उनका फंक्शन के बाहर आ जाता है, होल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है। कॉज ऑन द अदर हैंड इज एन इवन फंक्शन, वो अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर रखना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा पोर्शन इंशाल्लाह बैरियर का कवर हो जाएगा। इवन वो स्टूडेंट जो कि प्री मेड के बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी चीजों को इंशाल्लाह 100% एंड इजीली कवर अप कर लेगा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है।
सो साइन के फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए अगेन, जो साइन है वो साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले पहले साइन, फिर सेकंड एंगल का कॉस, फिर फर्स्ट एंगल का कॉस एंड सेकंड एंगल का साइन होता है। प्लस में प्लस आता है एंड माइनस के फॉर्मूला में माइनस ही आता है। कॉस के फॉर्मूला जो है वो ऑपोजिट चलते हैं, एंड कॉस के फॉर्मूलाज में दोनों टर्म्स पहले कॉस वाली आती हैं, फिर दोनों टर्म्स साइन वाली आती हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो है ना वो माइनस आएगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपके पास क्या है कि बोथ द टर्म्स आर ऑफ कॉस, देन बोथ द टर्म्स आर ऑफ साइन, एंड बीच में ऑपोजिट साइन, यानी अगर माइनस का है तो प्लस का फॉर्मूला ओपन होगा। tan अल्फा प्लस बीटा ऑन द अदर एंड इज tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, एंड tan अल्फा माइनस बीटा इज tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज तक जाना है। डबल एंगल आइडेंटिटी से ज्यादा आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपकी 100% चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा है। अब अगर मैं यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, क्योंकि वन होता है, वहां से अगर मैं कॉस केयर की वैल्यू प्लग इन करूंगा तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज टू कॉस के थीटा माइनस वन। एंड अगर मैं कॉस टू थीटा की बात करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा जी। ठीक है, जो tan टू थीटा का फॉर्मूला आएगा टू tan थीटा ओवर वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द वैल्यूज जिनको आपने याद रखना है। इसके अलावा वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि यू हैव दिस A C T and S। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन जो है वो साइन थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका cos थीटा पॉजिटिव होता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे आर नेगेटिव। यस, cos का रेसिप्रोकल सीकेंड जो है ना वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो जिस रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट में जो सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी वहां पे पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ जो लास्ट बात आपने याद रखनी है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज को आपने याद रखना है। सो इसका क्विकली मैं आपको टेबल बनाने का एंड टेबल को याद रखने का मेथड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को याद रखना है। तो स्टैंडर्ड एंगल में आपके पास 0 डिग्रीज है, देन आपके पास 30 डिग्रीज है, देन आपके पास 45 डिग्रीज है, देन आपके पास 60 डिग्रीज है, देन आपके पास 90 डिग्रीज है, एंड देन आपके पास 180 डिग्रीज है। सो अगर आप साइन की बात करते हो एंड देन ये कॉज है एंड देन ये जो है ना आपके पास टेन है। तो साइन जीरो जो है वो जीरो आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, एंड साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो अगर आपने ये चार वैल्यूज याद रख ली हैं सो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी भी स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप क्या करो कि इन और साइन 180 जो है याद रखिएगा वो तो हमारे पास जीरो ही होता है। आपने साइन की इन फोर वैल्यूज को आपने रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया, फिर आप याद रखिएगा कि जो साइन 90 है ये स्टार्ट में आ जाएगा। सो ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ये वैल्यू 30 की जगह पे आ जाएगी, ये 45 की जगह पे आएगा, 30 वाली 60 पे आ जाएगी, एंड जीरो वाली 90 पे आ जाएगी। तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो कॉस के लिए आप इसको उल्टा करके लिख लें। ठीक है, वन यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 ने यहीं पे आना है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये जीरो यहाँ चला जाएगा। अब हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है। सो tan जो है ना वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। सो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है हमारे पास tan। सो tan के लिए आप क्या करोगे, 0/1 कर लोगे, 0/1 ये जीरो आ जाएगा। 1/2 को और √3/2 को डिवाइड करोगे तो आप 1/√3 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड होगा तो ये वजह है कि tan 45 1 होता है। √3/2 1/2 से डिवाइड होगा तो √3 आ जाएगा। tan 90 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड tan 180 भी जीरो होता है। अच्छा, cos 180 में याद रखिएगा इसकी वैल्यू -1 होती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि साइन या tan के अंदर जब भी 180 का मल्टीपल आता है तो वो ऑलवेज जीरो होता है। तो साइन के अंदर भी अगर 180 का कोई भी मल्टीपल आए या tan के अंदर भी 180 का कोई भी मल्टीपल आए तो द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। तो रिमेंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। एंड cos के अंदर अगर तो ऑड मल्टीपल आएगा ना 180 का तो आंसर जो है ना वो -1 आएगा। एंड कॉस के अंदर अगर इवन मल्टीपल आएगा ना 180 का तो आंसर जो है वो आपके पास +1 आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। एंड कॉस के अंदर 90 का मल्टीपल तो हमेशा जीरो होता है। बट आई एम ट्राइंग टू से इज वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास क्या है कि अगर कॉस 180 है तो वो तो -1 है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कॉस 360 की,
सो कॉस 360 क्या है, ये 2 टाइम्स मल्टीपल है ना 180 का। सो इवन मल्टीपल है। सो इवन मल्टीपल, अगर कॉस आप ले रहे हो 180 का इवन मल्टीपल है, तो रिमेंबर डैट इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास +1 आती है। तो ये इस तरह से सॉल्व होते हैं। एंड वन लास्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि आपके पास दो सिचुएशंस हैं, एंगल्स को आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो एंगल को अगर आपने डिग्री से रेडियंस में लेके जाना है, सो एंगल आप अगर डिग्री से रेडियंस में लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि आप मल्टीप्लाई करवाओगे पाई/180 से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 45 डिग्रीज है, मैं रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो आंसर विल बी पाई/4 कटिंग करने के बाद। एंड अगर मैं रेडियन से डिग्रीज में जा रहा हूँ, सो मैं रेडियन से अगर मैं डिग्रीज में जा रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू हेयर इज कि मैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा दोगे। सो 180/पाई से आप मल्टीप्लाई जब करवाओगे, 60 डिग्री है, आप अगर इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करवाओगे, रेडियंस में अगर एंगल है, लेट से रेडियन में एंगल तो पाई पाई की फॉर्म में होगा ना। सो पाई/3 है एंगल। सो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ, तो ये डिग्रीज में 60 डिग्रीज बन जाएगा। तो रेडियन से डिग्रीज में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाना है। इतनी से फॉर्मूलाज और ये वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हैं, तो ट्रस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बैरिया के सीबीटी में 100% जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू होगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ACTS आप यूज कर सकते हो। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ग्रेटर देन जीरो होता है, साइन पॉजिटिव होता है, एंड साइन का रेसिप्रोकल को सेकंड पॉजिटिव होता है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेरिया सेंट्रिक क्वेश्चन है, एंड आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर द कोसाइन। सो कोसाइन का हाफ एंगल फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज कैसे आते हैं कि आप डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर जो है ना हाफ एंगल को प्लग इन करते हो। सो कॉस की जो डबल एंगल आइडेंटिटी है दैट इज cos2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos² अल्फा-1 के इक्वल होता है। अब आप अल्फा की जगह पे अल्फा/2 पुट कर लोगे, तो जहां जहां पे अल्फा है वहां पे आप अल्फा/2 कर लोगे। सो अल्फा/2 जब आप यहाँ पे करेंगे, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद कॉस अल्फा एंड 2 cos² अल्फा/2 -1। -1 को आप राइट साइड पे ले जाओ, कॉस अल्फा+1 आ जाएगा, एंड 2 cos² अल्फा/2 आ जाएगा। 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आप इस 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ मैं डिवाइड करूंगा, तो दैट विल बी cos अल्फा+1 डिवाइडेड बाय 2। एंड राइट साइड पे सिर्फ आपके पास cos²अल्फा/2 रह गया था। दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना है, ताकि ये स्केयर रूट जो है वो खत्म हो जाए। जब ये वाला स्केयर रूट खत्म होगा, तो ये cos अल्फा/2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अंडर रूट ऑफ cos अल्फा+1/2 के इक्वल आ जाएगी। एंड ये साथ इसके प्लस माइनस भी होगा। सो राइट आंसर आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे। सो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है। सो मैं पहले क्या करता हूँ, क्विकली ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। सो पहले वाला सीकेंड एक्स मैंने एज इट इज रहने दिया, ये वाला सीकेंड एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस सीकेंड एक्स आ जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस होता है, तो सीकेंड एक्स इंटू साइन 2x आ जाएगा। तो मैं स्टेप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं क्विकली ये जो सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड एक्स है कैंसिल हो जाएगा। इस सीकेंड एक्स को, सो वी नो डैट कॉज एक्स जो है वो रेसिप्रोकल है सीकेंड एक्स का। सो मैं चीज़ों को साथ साथ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ इतनी डिटेल में, ताकि वो स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सीबीटी टेस्ट के लिए इजीली प्रिपरेशन जो है वो कर सकें इंशाल्लाह। कॉज एक्स ओवर 1 बाय सेकेंड एक्स के इक्वल होता है, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स साइन 2x का फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला लिस्ट में से जो मैंने स्टार्ट में बताई है उसको रिमेंबर रेट, एंड ये फॉर्मूलाज कवर अप करोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो साइन 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x के वैल्यूज प्लग इन किए, फॉर्मूला ओपन किया, कुछ भी नहीं किया, cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 sin x आ जाएगा। सो बेसिक अगर आपको अलजेब्राइक रूल्स आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन इजीली आप जो है ना वो कवर अप कर लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ sin 60 क्या होता है। सो sin 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू √3/2, और कॉस 30 की जो वैल्यू है, जो मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन किया, वो भी इक्वल होती है √3/2 के। सो साइन 60 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना वो cos 30 है, साइन 30 नहीं है, याद रखिएगा। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मैंने एंगल्स के पोर्शन में आपको बताया हुआ है कि वो होते हैं कि जिनका सम जो है ना वो 90 डिग्री होता है। सो एंगल वाले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको वो चीज़ ऑलरेडी कवर अप करवाई हुई है, तो वो आप अपने पोर्टल पर से जाके आप उसको देख सकते हो। और जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो भी चाहे तो उसको यूट्यूब के ऊपर भी वो लेक्चर अपलोडेड है, वो उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो एंगल का पोर्शन ऑलरेडी कवर अप हुआ है।
सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में जिनकी वैल्यूज जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, तो वो आपके इक्वल आ रही हैं, सॉरी, साइन और कॉस के अंदर, वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कह रहे हैं कि जी इसको आप किस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 1 - tan² x है, सो आई हैव हियर इज 1 - tan² x डिवाइडेड बाय 1 - cot²x, 1 - cot²x। अब वी नो डैट, हमें बताया है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो cot को मैं लिख सकता हूँ 1/tan x। सो मैंने क्या किया कि ऊपर वाला तो 1 - tan² x को एज इट इज रहने दिया, नीचे वाला जो cot² x है ना इसको मैंने 1/tan² x लिख लिया। अब नीचे वाली जो टर्म्स है, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो सारी की सारी टर्म है ना इनका एलसीएम ले लेते हैं, tan² x यहाँ पे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 - tan² x डिवाइडेड बाय tan² x -1 डिवाइडेड बाय tan²x। अब इस माइनस को आप कॉमन ले लोगे, इस माइनस को आप जो है ना वो कॉमन ले लेना। माइनस जब आपने कॉमन लिया तो माइनस फ्रैक्शन का है, चलें नेक्स्ट स्टेप में उसको ऊपर ले जाएंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इजी रूल ये है कि सबके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो -1 है ये तो +1 हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, एंड tan² x जो प्लस में है वो -tan² x हो जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा 1 - tan²x। मैंने -1 को, माइनस के साइन को कॉमन इस वजह से लिया ताकि ये टर्म्स कैंसिल हो सकें। सो नीचे डिनोमिनेटर में tan²x मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये 1 - tan²x 1 - tan²x कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में tan²x है ये ऊपर चला जाएगा, एंड ये माइनस का साइन भी रह गया आपके पास, तो फ्रैक्शन में माइनस का साइन -1 ही होता है। सो -tan²x आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, सो द राइट चॉइस हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू जो है ना वो आपको ओपन करने का कह रहा है। सो π/2 कितने डिग्रीज होता है, 90 डिग्रीज होता है, पहले कन्वर्ट करते हो बाद में कन्वर्ट करते हो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं इसको पहले रीराइट कर लेता हूँ cos 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, एंड देन नाउ cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये ओपन होगा। सो cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, सो विच विल बी ओपन अप एज cos अल्फा cos बीटा। सो दोनों टर्म्स cos की फिर माइनस है तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, एंड देन दोनों टर्म्स साइन की, साइन अल्फा साइन बीटा। So this will be cos alpha cos beta, एंड माइनस है तो माइनस रहेगा, सॉरी प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। cos 90 is 0, this whole term will vanish, sin 90 is 1, this whole term will become 1, so 1 into sin theta is sin theta आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया ना, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो खत्म हो गई है, तो इसका आंसर जो है ना वो प्लस साइन थीटा आएगा। तो ऑप्शन डी हियर इज द राइट चॉइस। पूछा ये 2 sin x/2 cos x/2 किसकी फॉर्म में क्लोज होगा, तो ये sin x की फॉर्म में क्लोज होगा। बेसिकली हो रहा क्या है कि यहाँ पे डबल एंगल एनडी में अगेन हाफ एंगल प्लग इन किया हुआ है, तो डबल एंगल के फॉर्मूलाज को लाजमी आपने कवर करना है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, x की जगह पे x/2 आ गया तो ये रह जाएगा साइन एक्स। सो साइन एक्स क्या बन जाता है, 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 sin x/2 cos x/2 को क्लोज करो ना तो साइन एक्स बनता है, तो साइन एक्स आंसर है। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कवर अप करवाया है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि 1 - tan² x और 1 + tan² x किसके इक्वल है। सो 1 - tan² x है, सो tan वी नो डैट tan x किसके इक्वल होता है, डैट इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो साइन स्केयर एक्स बाय कॉस स्केयर एक्स, नीचे भी आ जाएगा साइन स्केयर एक्स बाय कॉस स्केयर एक्स। तो ये कॉस जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर एक्स होल डिवाइडेड बाय ये जो कॉस स्केयर एक्स है इसका भी इस सारे का भी एलसीएम ले लेंगे, इस सारे का मैंने सेपरेट एलसीएम लिया नीचे वाले का। सो कॉस स्केयर एक्स इंटू 1 करोगे तो कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एलसीएम कॉस स्केयर एक्स ही आया था। अब क्या होगा, cos स्केयर एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वी नो डैट साइन स्केयर एक्स प्लस cos स्केयर एक्स 1 होता है, तो ये पूरी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गए 1 हो गए, तो आपके पास ये भी 1 हो गया, तो जो ऊपर से जो है ना आपके पास ये टर्म रह जाएगी cos स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, जो कि फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा cos2 का। सो दिस इज वाई द राइट आंसर इज cos2। राइट जी। अब साइन x/2 की वैल्यू पूछी हुई है, साइन x/2 की वैल्यू है, सो यू नीड नॉट टू वरी। अच्छा इस क्वेश्चन की चॉइसेस में थोड़ा सा टाइपो है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 भी 1 ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर x/2 को सेपरेट करते हैं ना
तो दिस विल बिकम 1 - cos² x/2, एंड दोनों तरफ आप क्या ले लोगे, होल अंडर रूट ले लोगे। तो sin x/2 कैन बी रिटन एज √1 - cos²x/2। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। सो टाइपो है यहाँ पे, चॉइसेस को देख लेना है। कह रहा है tan एंड cos आर नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। अगेन ACTS। सो tan भी नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, वो नहीं हो सकता। फोर्थ में cos पॉजिटिव है, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो सेकंड रह जाएगा, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन का रेसिप्रोकल को सीकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका एंगल आ जाएगा। को सीकंड 45 की वैल्यू पूछ रहा है। सो को सीकंड जो है ना वो रेसिप्रोकल है साइन का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin 45। sin 45 बच्चों होता है 1/√2। सो √2 जो है ना वो जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √2/1 आ जाएगा। सो द आंसर है दिस क्वेश्चन इज √2। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होके पड़ा हुआ है, वेरी वेरी ओरिएंटेड क्वेश्चन, बाय द वे ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, बेरिया के पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास के साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। फॉर्मूला क्लोज होगा किस फॉर्म में, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। सो अगेन ट्रिग्नोमेट्री के लिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स पता होने चाहिए, अलजबरा के रूल्स पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं तो यू विल इजीली बी कवर्ड अप। तो ये अल्फा है आपका, ये आपका बीटा है। फॉर्मूला मैंने क्लोज कर दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा तो 13 + 77। तो ये आ जाएगा sin 90। तो sin 90 क्या होता है, 1 होता है। तो sin 90 की जो वैल्यू है 1 है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। वैल्यू ऑफ cos 120 पूछ रहे हैं, cos 120 की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है। 1 + tan² 45 की वैल्यू पूछी जा रही है। सो tan 45 इज 1। तो 1 + 1 का स्केयर, tan 45 की वैल्यू 1 है। तो tan 45 की वैल्यू जब 1 आ गई है, तो tan 45 का मतलब क्या, tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो 1 + 1 आंसर जो है ना वो 2 आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पे पीरियड पूछ रहे हैं। सो पीरियड के लिए मैं आपको तीन चीजें बता दूं। पीरियड का टॉपिक मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे अपने पास ऐड किया ताकि 100% क्लियर हो जाए। याद रखिएगा साइन का एंड कॉस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर इज कि इन दोनों का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई। एंड आपके पास जो टैन होता है, टैन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो इसी तरह रेसिप्रोकल भी अगर टैन का कॉट है तो उसका भी पाई ही होगा। साइन का चूंकि और कॉस का क्योंकि 2 पाई है, तो दिस इज वाई उनके जो रेसिप्रोकल हैं देयर पीरियड्स विल आल्सो बी 2 पाई। राइट। सो ये आपने याद रखना है पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जी tan 4x का पीरियड निकाल दो। सो tan 4x का पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, tan का पीरियड मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पाई होता है, मैं इसमें पाई ऐड करूंगा। अब tan थीटा का तो पीरियड या tan x का तो पीरियड पाई है, हमने tan 4x का पीरियड निकालना है ना। सो याद रखिएगा कि दिस शुड बी x। ये 4x है तो इसको x बनाना है। सो इसको x बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं स्टेप कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, फिर मैं ये वाला 4 दोनों में से कॉमन ले लूंगा। तो tan x बन जाएगा ये 4 कॉमन लेने पे, एंड यहाँ पे π/4 रह जाएगा। सो tan 4x का जो पीरियड है वो इस π/4, तो ये आपके पास पीरियड आ जाएगा। सो tan 4x का पीरियड क्या है, π/4 है। सिमिलरली cot x/2 है। सो cot x/2 का पीरियड जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। सो कॉट कॉट क्योंकि अगेन रेसिप्रोकल है tan का, सो जो tan का पीरियड है वही कॉट का होगा। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, इसमें मैं सिंपली ऐड कर लूंगा पाई। अगेन इस 2 को मैंने 1 बनाना है, 2 को जब 1 बनाना है तो मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। सो साथ ही मैंने साथ बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। सो cot x/2 यहाँ पे आ जाएगा, पाई की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, नीचे वाला 2 कॉमन ले लोगे, आंसर आ जाएगा cot x + 2 पाई। तो अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि अगर तुमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसका ये था tan है और tan में mx है, तुमने अगर इसका पीरियड निकालना है ना, तो इसका पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी सा काम है। वो काम ये है कि आपने पीरियड को इस m से डिवाइड कर देना है अगर m मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर m डिवाइड हो रहा है तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके पीरियड के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। आप देखिए तो यहाँ पे यही काम हुआ है कि कॉट का पीरियड तो पाए था, तो x के साथ नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे sin x/3, साइन का पीरियड 2 पाई है,
और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं पीरियड के साथ सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो 2 पाई के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 पाई आ जाएगा। तो साइन x/3 का जो पीरियड है ना, वो 6 पाई आ जाएगा। तो दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक जिसको आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इन फॉर्मूलाज को दे लेते हैं, ये सम या डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो साइन पी प्लस साइन क्यू, पी एक एंगल है, क्यू सेकंड एंगल है। आप थीटा और फाई की फॉर्म में ये मेंशन है, तो आप इसको साइन पी प्लस साइन क्यू की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि एक एंगल पी है, सेकंड क्यू है। तो अगर आपके पास साइन सम अप हो रहा है, तो आपके पास फॉर्मूला के अंदर भी साइन की दोनों वैल्यूज की सम अप करने के बाद एवरेज ली जा रही होगी, एंड कॉस के लिए दोनों फॉर्मूला जो है वो माइनस हो रहे होंगे। सेम गोज अगर साइन में आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो साइन पी माइनस क्यू बाय टू आ जाएगा, एंड कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाय टू आ जाएगा। कॉस के लिए दोनों कॉस में सम होंगे, एंड कॉस में फिर दोनों ही उनकी डिफरेंस की एवरेज जो है ना वो ली जा रही होगी। अगेन कॉस पी माइनस कॉस क्यू है, तो इसमें दोनों साइन ऐड होते हैं, फिर साइन माइनस होता है, एंड नेगेटिव का फॉर्मूला जो है वो बीच में आता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं इससे करवा देता हूँ। पास्ट पेपर्स में, पास्ट ये जो भी सेशन हुआ है, स्प्रिंग 2025 का जो सेशन गुजरा है, उसके अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में इंक्लूडेड था। तो साइन पी माइनस साइन क्यू का डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया। सो साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डैट इज टू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टू। साइन के लिए नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस ही हो रहा होगा, एंड कॉज के लिए ऐड होते हैं, कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। सो टू साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टू एंड कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। सो सिंपली द आंसर ऑफ दिस साइन पी माइनस साइन क्यू इज, अगर आप इसको देखोगे तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला में साइन है और फिर कॉज टर्म प्लस के साथ है। तो इसके ऑप्शंस को आपने देख लेना है। ये ऑप्शंस वही पड़े हुए हैं, सिर्फ इसने क्या किया हुआ है कि कॉज को पहले राइट डाउन कर लिया एंड साइन को बाद में। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। तो इस तरह की ट्रिक भी समटाइम्स वो यूज कर लेते हैं। अब आपके पास कॉज साइन थीटा 7 थीटा माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट बिफोर द फॉर्मूलाज नीचे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। सो कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म में आपके पास, तो दोनों टर्म्स कॉस की जो है ना वो माइनस हो रही हैं, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये आता है -2 sin p - q डिवाइडेड बाय 2, एंड देन साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। So the answer here will be -2 times sine of 5 theta by 2, that is 5 theta by 2, and sine of 9 theta by 2 आपके पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला है, सो कॉस पी माइनस कॉस क्यू में -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, एंड कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे कॉस 2 थीटा की जगह पे कॉस थीटा है। सो कॉस थीटा जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास क्लियर आंसर आ जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन में कॉस थीटा था, सो -2 sin 6 थीटा बाय 2, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा। 8 थीटा बाय 2 4 थीटा हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा आ जाएगा साथ। सो -2 sin 3 थीटा एंड साइन 4 थीटा। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट चॉइस हियर। सो दीज आर द क्वेश्चन एंड दीज आर ऑल द फॉर्मूला। अगर ये लेक्चर आप 100% कवर अप कर लेते हो, ये कॉन्सेप्ट अगर आप 100% कवर अप कर लेते हो, तो इनशाला इनशाला ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो आपका 100% इनशाला जो है वो बेरिया के लिए कवर अप हो जाएगा। द मैराथन लेक्चर। सो मैराथन के लेक्चर के अंदर जो एडवांस मैथमेटिक्स का हम लोग मैराथन कर रहे हैं, उसके लिए अब हम लोग आगे फर्दर एनालिटिकल ज्योमेट्री के पोर्शन को देखेंगे। मैंने आपको जब से ये मैराथन का लेक्चर स्टार्ट करवाया हुआ है, मैंने आपको ये बात बताई है कि इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसके जो पोर्शन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। तो अब हम उसमें से जो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन रह गया उसको अब हम कवर करेंगे। तो एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन पे अब हम चलते हैं, और एडवांस मैथमेटिक्स के इस पोर्शन पे जाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, मैं आपको जो इसके बेसिक फार्मूलाज या मेन फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट जो यूज़ होते हैं वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना वो यूज़ होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला में कहता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे आप, और होल अंडर रूट कर लेंगे, तो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास एक पॉइंट x1 y1 है,
दूसरा पॉइंट आपके पास x2 एंड y2 है, और आप इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो आप क्विकली जो है ना डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला आपको क्या कहता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप दोनों पॉइंट्स के वाइज का डिफरेंस लेके स्केयर कर लेंगे, फिर आप ऐड करेंगे दोनों पॉइंट्स के एक्स का डिफरेंस लेके आप स्केयर कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे आप। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इसके अंदर, वो ये आपने देखना है कि समटाइम्स आपने चेकआउट करना होता है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलीन ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स ऑल्दो मैं आप लोगों को पहले बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के अंदर जो है वो करवा चुका हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप इसको कैसे जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, isosceles में ओनली टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, स्केलीन में नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल। अब अगर आपने ये चेक करना है कि एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है, सो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन के अंदर कि आप ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करोगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है, तो वर्टिसेस अगर आपके पास इस पॉइंट के गिवन है, फिर आपके पास इस वाई पॉइंट के गिवन है, फिर आपके पास जी पॉइंट के गिवन है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए एक्स वाई डिस्टेंस निकालेंगे, आप वाई जी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद आप एक्स जी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तो वो दोनों तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इफ एनी टू साइड्स की लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर किसी साइड की लेंथ इक्वल नहीं है तो स्केलीन ट्राइंगल है। सिमिलरली अगर आपने राइट एंगल चेक करना है, तो उसमें भी आप डिस्टेंसेस निकालने के बाद ये देखेंगे कि अगर किसी एक साइड का स्केयर बाकी दो साइड्स के स्केयर्स के सम्स के इक्वल है, यानी फिथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सॉर्ट ऑफ, तो सॉर्ट ऑफ क्या बल्कि यही फिथागोरस थ्योरम है वो अगर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो डिस्टेंस फार्मूला के तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि अगर एक पॉइंट मेरे पास x1 और दूसरा पॉइंट y1 है, और उसके साथ एक और पॉइंट x2 और y2 है, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनती है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, जो बिल्कुल इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों का मिडिल वे बनता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आई विल बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, सो मिड पॉइंट फार्मूला इनके बीच का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, मिड वे डिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए यूज होता है। और उसको आप क्या करोगे, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कर लोगे, प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू कर लोगे आप, तो आपके पास मिड पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच का आ जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं कि लाइन की इक्वेशंस क्या है, लाइन की कौन कौन सी इक्वेशंस देखनी है, स्लोप्स क्या है, स्लोप्स की कौन कौन सी इक्वेशन देखनी है बेरिया और एयर के टेस्ट के लिए। तो जो फॉर्मूलाज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वो टोटली बेरिया और एयर के पेपर सेंट्रिक हैं। इवन जो कॉम सेट्स का एनटीएस का टेस्ट है उससे भी वो 100% रिलेट करते हैं। सो अगर आप इतने से फॉर्मूलाज कवर अप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप अपना बेरिया यूनिवर्सिटी का, एयर के किसी भी कैंपस का, या फिर आप अपने कॉम सेट्स के एंट्रेंस टेस्ट का 100% एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो पोर्शन है जिसमें लाइंस और स्लोप्स की चीज़ें हैं वो भी आप 100% कवर अप कर लोगे। तो स्लोप के ऊपर पहले हम चलते हैं। देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप जो है ना वो आपको इंक्लिनेशन बताती है, किसी भी जगह की इंक्लिनेशन आपको जो बता रहा होता है वो स्लोप होती है बेसिकली। स्लोप को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो स्लोप को आप लिख सकते हो कि स्लोप इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। सो स्लोप क्या है, वो राइज बाय रन है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, वाई का डिफरेंस है और एक्स का डिफरेंस है। सो स्लोप अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो ये स्लोप है, अगर ये पॉइंट मेरे पास, तो ये स्लोप है। सो स्लोप कैसे आएगी, दिस इज द रेशो ऑफ राइज ओवर रन। सो राइज ओवर रन की रेशो जो है ना ये स्लोप कहलाएगी। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, डैट इज y2 माइनस y1, यानी दोनों पॉइंट्स जिनके बीच में आप स्लोप निकाले उनके वाइज का आप डिफरेंस लोगे, डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के एक्स का डिफरेंस लोगे। तो फॉर्मूलाज स्लोप का आपने करना है, ये फॉर्मूला हमारे पेपर में यूज हो सकता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब हम बात करते हैं लाइन के कौन कौन सी इक्वेशंस आपने याद रखनी है पेपर के लिए। सो लाइन की जो जनरल इक्वेशन है डैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है। लाइन में एक टर्म आपके पास, वो स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं ऐसा इजी तरीका याद रखने का, कि एक आपके पास टर्म एक्स वाली होगी, एक वाई वाली होगी, और एक आपके पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है इसमें। तो लाइन की इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। अब लाइन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। एक जो फार्मूला है लाइन का वो है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहले आपने देखना है पॉइंट और स्लोप फॉर्म।
पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने तब यूज करनी होती है कि नाम से पता चल रहा है कि जब आपके पास एक पॉइंट गिवन है, यानी x1 और y1 की फॉर्म में, और लाइन की स्लोप m आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो कहता है कि y माइनस वाई वन m x माइनस x1। सो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के लिए आना चाहिए, स्पेशली बेरिया के लिए, एयर के लिए और कॉमसेट के लिए। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको अगेन नाम से पता चल रहा है कि आपके पास एक स्लोप होगी और आपके पास इंटरसेप्ट गिवन होगा। इंटरसेप्ट क्या बता रहा होता है, इंटरसेप्ट बेसिकली बता रहा होता है कि एक उस पॉइंट का या उस लाइन का एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। सो स्लोप को तो हमें पता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेप्ट को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये आप तब यूज करोगे जब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को आप जो है वो यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि टू पॉइंट फॉर्म क्या चीज है। सो टू पॉइंट फॉर्म कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। अगर देखा जाए तो टू पॉइंट फॉर्म इसी फॉर्मूला की एक्सपेंशन है। देखिए वापस आते हैं स्लोप के फॉर्मूला की तरफ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का डिफरेंस। सो टू पॉइंट फॉर्म क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम। एम की जगह पे जब आप स्लोप की वैल्यू प्लग इन कर दोगे, जो कि क्या है, जो कि है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये आपके पास टू पॉइंट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर ही स्लोप और पॉइंट गिवन था। अगर आपके पास टू पॉइंट्स गिवन है, यानी एक पॉइंट आपके पास गिवन है x1 और y1, सेकंड पॉइंट आपके पास गिवन है x2 और y2, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको यूज कर लोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन। सो दिस इज योर टू पॉइंट फॉर्म। तो ये आपकी टू पॉइंट फॉर्म आ गई, ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई, और ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आ गई है लाइन की इक्वेशंस के लिए। इसके साथ साथ एक लास्ट फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का है। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या क्या नाम से पता चल रहा है अगेन कि दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट आपको गिवन होंगे। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला आपने तब यूज करना है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जब आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। सो एक एक्स इंटरसेप्ट है जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है, और एक वाई इंटरसेप्ट है जो कि बी से रिप्रेजेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ना वो कहलाता है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन है, और ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा। तो ये आ गया आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, लेफ्ट पे आ गया आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऊपर पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, और ये टू पॉइंट फॉर्म है। ये चार फॉर्मूला आपने लाइन की इक्वेशंस के लिए याद रखने हैं फॉर द इंटरेंस टेस्ट ऑफ बेरिया यूनिवर्सिटी एयर एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे जाने से पहले, अब हम बात करते हैं टू मेन फार्मूलाज एंड टू मेन कॉन्सेप्ट जो कि और आपको आने चाहिए। एक तो ये है कि पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फार्मूला। ये किसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है, जब आपके पास आप लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो। तो जब आप एक लाइन के बीच में और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूला आप यूज करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हो। एक लाइन है आपके पास और एक पॉइंट है आपके पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन गिवन है 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर, और साथ आपके पास इज इक्वल टू जीरो, और साथ आपके पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट आपको को गिवन है लेट से 2,3, और आपको कह रहे हैं कि इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट आपने करना है। सो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, टू इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मेरे पास टू है, माइनस थ्री, वाई की जगह पे मेरे पास थ्री है, प्लस फोर, मॉड आ गया, राइट। मैंने इसको पुट किया डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए क्या था, जो एक्स वाली टर्म के साथ है। सो ए का स्केयर, टू का स्केयर फोर, प्लस बी का स्केयर, बी का स्केयर माइनस थ्री है, माइनस थ्री का स्केयर इज प्लस नाइन। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर मॉड है और क्योंकि डिस्टेंस है तो हमेशा आपने पॉजिटिव ही लेना है इसको। सो फोर एंड फोर हमारे पास क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा।
एंड 8 में से आप 9 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, जिसका मॉड आप लेंगे तो +1 डिवाइडेड बाय √13। सो 1/√13 इस लाइन के बीच में, और अगर 0.2, 3 है उसके बीच का डिस्टेंस आ रहा होगा, राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये उसके लिए जब आप एक पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि दो लाइंस की स्लोप्स गिवन है आपके पास, सो लाइंस की स्लोप्स, टू लाइंस की स्लोप्स आपके पास गिवन है, और उन लाइंस की स्लोप्स आपके पास गिवन, और आपको ये कहा जा रहा है कि इन लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लो। सो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने याद रखना, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, सेकेंड लाइन की स्लोप माइनस फर्स्ट लाइन की स्लोप डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये m1 क्या है, फर्स्ट लाइन की स्लोप है, एंड हमारे पास m2 क्या है, ये हमारे पास सेकंड लाइन की स्लोप है। तो ये फर्स्ट लाइन की स्लोप है मेरे पास, और ये मेरे पास सेकंड लाइन की स्लोप है, राइट। सो tan अल्फा को यूज करते हुए आप ये फॉर्मूला जो है ना वो m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2 फाइंड आउट करेंगे तो दो लाइंस के बीच का एंगल आप जो है ना फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर दो लाइंस का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कहा जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों जो लाइंस है ना उनको आपने सॉल्व कर लेना है। सिंपली आप उनको सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लोगे, वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सो वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ तक के फॉर्मूला अगर आप कवर अप कर लेते हो तो ट्रस्ट में इंशाल्लाह आप बैरिया के स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बैरिया से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड मैराथन है, उसके पास पेपर के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और एनटीएस का जो नैट का टेस्ट होता है कॉमसेट्स वगैरह के लिए, एनटीएस का जो नैट टेस्ट है उसका आपका एनालिटिकल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब टू कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने याद रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं या प्रिपेंडिकुलर हैं, राइट। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन है आपने याद रखनी है, और उसके बाद हम लास्ट एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे एंड डायरेक्टली विल बी जंपिंग टू द क्वेश्चंस देन ऑफ द एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन। सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए आपने क्या करना है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब है कि लाइंस आपस में क्या है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इसके साथ साथ एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ जाता है, कि पेपर में क्वेश्चन में आपको अक्सर ये कहा जाता है कि एक पॉइंट गिवन होता है, और आपको वो पॉइंट देने के बाद लेट से 2,3 पॉइंट है, और वही लाइन की इक्वेशन जो भी हमने ऊपर यूज किया 2x - 3y + 7 = 0 है, आपको ये कहा जाता है कि आपने चेक करना है कि ये पॉइंट जो है वो लाइन से ऊपर है कहीं पे, लाइन से नीचे है कहीं पे, या फिर एग्जैक्टली exactly लाइन के ऊपर है ये कोई पॉइंट, ठीक है। तो आपने इसको चेकआउट करना है। इसको चेकआउट करने के लिए आप क्या करोगे कि इस पॉइंट को पिकअप करोगे, इस पॉइंट को पिकअप करने के बाद इस लाइन में पुट कर दोगे, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पास पॉइंट अबव द लाइन है, अगर लेस देन 0 आ रहा है बिलो द लाइन है, और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑन द लाइन है। So now let us solve questions from the analytical geometry. Remember, इस मैराथन के अंदर जो एडवांस मैथमेटिक्स के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेक्चर के अंदर के आपके जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, डू वॉच देम आउट, ताकि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स का इशू है तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, सो आई हैव जस्ट रिवाइज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर यू गाइस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,4 एंड 7,1, इनके बीच का आपने डिस्टेंस बताना है। सो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, what I will do here is I'll be using the distance formula. So y2 minus y1, that is 1 minus 4 का square plus x2, x2 is 7, 7 minus 3 का whole square, whole under root आ जाएगा आपके पास। So this will be -3 का square, -3 का square is 9, and this will be 4 का square, and 4 का square will be 16. So this is under root 25. So under root 25 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 5 आ जाएगी, right ji? So next question is, which of the following sets of the side lengths represents a right angle triangle? तो for a right angle triangle the condition is कि आपके पास किसी भी एक साइड का जो स्केयर होगा that will be equal to the sum of the squares of the other two sides. तो the sum of the squares of the other two sides जिसके अंदर आ रहा है आपके पास इक्वल आ रहा है, और एक साइड का स्केयर के, so that is the right angle triangle. So looking into these options, so if I check out option D, so this is 15 ka square is equals to 9 ka square plus 12 ka square. So 15 ka square is 225, and the square of one side
So the square of one side is equal to the sum of the square of the other two sides. That is 9 का square is 81 and 12 का square is 144. So this is 225 is equals to 225 आ जाएगा. Next question is find the slope of the line by the given equation. So I'll be converting into the slope intercept form, and then the term with x will be your slope. So to convert into the slope intercept form, I'll be taking the other two terms on the right hand side. But I'll be separating the term y. So y को separate out कर लो आप, बहुत easy way है. फिर y को आप कोफिशिएंट को 1 बना दो, -4x -7/3 कर लेंगे. So this will become -4/3x -7/3. So this is y is equals to mx plus c. m की जो वैल्यू है that will be equal to -4/3. So the value of m is 4 -4/3. So the slope here is -4/3. Moving on to the next question, find the perpendicular distance from the point 2, 3 to the line 4x plus 3y minus 6. So the formula is that is ax plus by plus c whole square divided by under root of a square plus b square. So here we have is 4x plus 3y minus 6 का mod है. यहाँ पे मैं जो स्केयर मैंने प्लग इन किया, स्केयर नहीं आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर. So this is your a. The coefficient of x is a, whereas the coefficient of y is b. So this is a square 4 square plus 3 का स्केयर. एंड यहाँ पे x और y की वैल्यू भी मैं प्लग इन कर लूंगा. सो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज कि x और y की वैल्यू को भी पुट कर लेंगे. सो x की वैल्यू 2 है एंड लाइन थी 3y, y की जगह पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी. सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 9. सो 8 एंड 9 इज 17 एंड 17 में से आप 6 को माइनस कर लेंगे. So you'll be left with 11 divided by under root of that is 16 plus 9. So 16 plus 9 is, so 16 plus 9 is 25. So under root 25 is 5. So the answer will be 11/5. तो बहुत इजी है बट बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वेरियस एंड इज इंटरेस्टेड एग्जामिनेशन. यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन when you are given with the slopes of two lines. दो लाइन के slopes given है. जो फर्स्ट लाइन की स्लोप है that is m1. so m1 की जो वैल्यू है वो 1 है, m2 की जो वैल्यू है वो -1 है. एंगल निकालेंगे, tan थीटा इज m2 minus m1 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2. m2 इज -1, माइनस कर लेंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2. So 1 m1 is 1, m2 is -1. So what I will get here is, ऊपर तो आ जाएगा -1 is -2 and in the denominator it will be 1 -1. Why? Because -1 into 1 is 1. So 1 -1 will get cancelled. So this will be -2/0. So -2/0 is infinity. So tan theta की जो वैल्यू है ना that is infinity. We have to find out the angle, so we'll be taking the inverse. So tan inverse of infinity is 90 degrees. So tan inverse of infinity is 90 degrees. यहाँ पे आ जाएगा because tan 90 undefined होता है. So the right option here is 90 degree. So you have to check whether the given lines are parallel or whether they are perpendicular. So we know the both the slopes are equal, they are parallel, and the product of the slopes of both of them is -1. So then the angle is uh, they are perpendicular, one and the angle is 90 degree. By the way, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दोनों की slopes का प्रोडक्ट, मैं अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ तो अगर slopes का प्रोडक्ट जो है ना -1 आ रहा होता है तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है. तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, यस आ रहा है. वन है इसकी वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई करोगे -1 है तो 90 डिग्री है. तो एक बाय द वे इस क्वेश्चन के अंदर ये शॉर्टकट ट्रिक भी लग सकती थी कि विदाउट यूजिंग द एंगल फॉर्मूला आप इसको यूं भी फाइंड आउट कर सकते थे. सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 अगेन. सो यू हैव टू टेल वेदर द बोथ द लाइंस आर पैरेलल और दे आर परपेंडिकुलर or none of these options. So I'll be finding out the slope of both. Again, I'll be taking the help of the slope intercept form. So first line equation will become 2x plus 5 is equals to 3y. I'll be separating y and the value will become y is equals to 2x plus 5/3 and this will be 2/3 plus 5/3. यहाँ पे मैं x पुट करना भूल गया हूँ. सो y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ x प्लस 5/3 एंड सेकेंड इक्वेशन पे अगर मैं आता हूँ तो डैट इज 4x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 6y आ जाएगा. 6 से आप डिवाइड कर लोगे, 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 एंड सेपरेट आउट करोगे 4/6x प्लस 7/6 इज इक्वल टू y. कैंसिल करेंगे
2/3 ऑफ x प्लस 7/6 इज इक्वल टू y आ जाएगा. So the slopes of both the lines are 2/3 and 2/3. Why? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको आपने कंपेयर कर लेना ना. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. तो m जो x के साथ टर्म होती है वो आपकी स्लोप होगी. सो बोथ द स्लोप्स आर सेम, दिस मीन द लाइंस आर पैरेलल. तो सेम गोज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट मी क्लियर सम स्पेस ताकि मैं लाइन की इक्वेशन को देख सकूं. उसमें भी आप यही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, चेकआउट करेंगे स्लोप्स को. तो फर्स्ट लाइन को अगर आप देखते हो, इसको y को आप सेपरेट करते हो तो दिस विल बिकम -x+3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -1/2x प्लस 3/2. मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करके सेपरेट आउट कर दिया. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. इस इक्वेशन के ऊपर जब आप आओगे, सो आई एम सॉल्विंग इट इन ब्लैक ताकि कंफ्यूजन ना हो. y को सेपरेट आउट किया, सो दिस विल बिकम 2x+4. सो mx प्लस सी से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड इसमें जो m की वैल्यू है डेट इज -1/2. दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं. आंसर -1 आ रहा है, इसका मतलब है बोथ द लाइंस आर perpendicular to one and other. Find the midpoint joining the segment of the point. So the midpoint, finding the midpoint is very easy. You will be adding both the x. So 5 में -3 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. -2 में 4 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस विल बी 2/2 कोमा 2/2. So this is 1 comma 1. 1 comma 1 आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस line and passing through the point 1 comma -2. So if it is parallel तो slopes तो सेम होंगी. क्विकली मैं स्लोप अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड आउट करता हूँ. 3y को सेपरेट कर लिया, राइट साइड पे 2x+4 रह जाएगा एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3. So this is 2/3x plus 4/3. So your slope is 2/3 and point is given. So you have the slope and one point you will be using the slope intercept form y minus y1 m times x minus x1. y minus y1. So y1 की जो वैल्यू है 1 कोमा -2 है. So 1 कोमा -2. So -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा. m was 2/3. सो m की वैल्यू 2/3 है. x माइनस x1 करेंगे -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस 6 आ जाएगा एंड दिस विल बी 2x माइनस 2 एंड अरेंज कर लेना, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. सो दिस विल बी 2x माइनस 3y. आई एम टेकिंग 3y ऑन द राइट हैंड साइड, 6 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाओ. -2 के पास -6 आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन विल बी 2x माइनस 3y -8 इज इक्वल टू 0. उसने 8 को राइट हैंड साइड पे ही +8 की फॉर्म में ही रहने दिया. सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. Next question is again you are given a line. So the line की equation is 3x minus 4y plus 12 is equals to 0 है. 0.2, 3 है. कैसे चेक करेंगे आप इसको x और y को पुट करोगे. अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब है अबव द लाइन है. अगर आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो बिलो द लाइन है. और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट मीन दैट इट इज ऑन द लाइन. So it is then on the line. So what I will do is 3 into 2 minus 4 into 3 आ जाएगा plus 12. Let me check. So this is 6 minus 12 plus 12. So minus 12 plus 12 will get cancelled. 6 आ रहा है which is greater than 0. It means that it is above the line. So it is above the line. So the right option here is option A. So this was all from the mathematics, advanced mathematics marathon. Definitely inshallah this year also या अपकमिंग टेस्ट के अंदर भी या एशियन टेक के अंदर भी द क्वेश्चन विल बी सिमिलर. आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. डिफिकल्टी लेवल एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन का ये होगा. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि 30% पेपर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन द इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के जितने भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं. तो यू विल बी हैविंग 30% पेपर फ्रॉम फिजिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स भी होगा आपके पास. ठीक है ना. दिस इज अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स. सो ये इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के या कंप्यूटर साइंसेज की जो बाकी रेलिवेंट फील्ड है जिसमें एआई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, आईटी है, जो भी फील्ड्स ऑफर हो रही हैं बेरिया में और एयर में, उनके लिए यू हैव टू प्रिपेयर इट आउट. Inshallah, this video would have been very helpful for you. Kindly do subscribe to my channel and like this video, share it with your friends. And if you want to join our online preparatory sessions, so you can join those preparatory sessions and get prepared and ace your interest test examination, inshallah. Alhamdulillah, our success rates are very good. The students who prepared from us and they followed our
preparatory plans. Alhamdulillah, Alhamdulillah, they were easily able to ace up the entrance examination in the first attempt. Thank you so much again. Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.